ठीक है, शुरू करते हैं। कहाँ पे थे? तो आज का जो हमारा करंट अफेयर सेशन है, हम लोग लास्ट वीक के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। So we'll start with the session right now. First of all, the week's most highlighted news, ठीक है, या फिर अभी के इस हफ्ते की नहीं बोल सकते, बट फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ वीक दिस प्रोटेस्ट इज ऑनगोइंग इन नेपाल, इन ईरान। ठीक है, अब देखो, ये जो प्रोटेस्ट है ये शुरुआत कब हुआ? तो डेट वाज 28 दिसंबर। ठीक है, मतलब लास्ट वीक ऑफ जो दिसंबर था उसमें इस प्रोटेस्ट को शुरुआत हुआ, और अभी लगभग इसको तीसरा हफ्ता चल रहा है प्रोटेस्ट का। बट अभी तक ये प्रोटेस्ट थमने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब क्या है, इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेना आवश्यक है। ठीक है, अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हम लोग डिस्कस करते हैं या फिर जिसके बेसिस पे रिकरिंगली आपको सवाल पूछे जाता है यूपीएससी या फिर अदर अलाइड एग्जामिनेशन में, तो जैसे लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन इज वेरी फेमस टॉपिक फॉर यूपीएससी। ठीक है, तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे तो इजीली आपको, मतलब हर साल 4-5 सवाल तो पूछे ही जाते हैं। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर पे ऑलरेडी सवाल पूछे गए थे। अब यहाँ पे आपको हो सकता है कि आने वाले प्रीलिम्स के एग्जाम में आपको पूछ ले कि भाई बताओ भाई, ईरान को कौन से कंट्रीज सराउंडिंग करते हैं, मतलब कौन से कंट्रीज ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ईरान की बॉर्डर कौन से ओशन को लग के है वगैरह, ऐसे फलाना फलाना सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले ये तो डिटेल में देखेंगे कि भाई ईरान में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, बट सबसे पहले समझ लो कि ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ ईरान। ठीक है, अब ईरान का लोकेशन कहाँ पे आता है? तो ईरान आता है वेस्ट एशिया में। कहाँ पे आता है? वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया को ही दूसरा नाम क्या कहा जाता है? मिडिल ईस्ट। ठीक है, अब मिडिल ईस्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अमेरिका के ईस्ट को आता है, बट ईस्ट मतलब एकदम एक्सट्रीम ईस्ट नहीं है, तो बीच में आता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मिडिल ईस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब देखो स्पेसिफिकली दिस इज द ज्योग्राफिकल मैप ऑफ ईरान। ठीक है, अब ईरान की अगर मैप की हम लोग बात करें तो ईरान के ऊपर में, मतलब नॉर्दर्न ईरान जो है, बॉर्डर वो शेयर करता है किसके साथ? कैस्पियन सी के साथ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक सवाल यूपीएससी में इसके पहले ऐसा भी पूछा गया था कि कैस्पियन सी को बॉर्डर करने वाले कंट्रीज कौन से, उसके ऊपर भी सवाल पूछा गया। मतलब देखो ये रेलेवेंस जो है ना टॉपिक का, तो ऐसे टॉपिक जब चर्चा में रहते हैं तो डेफिनेटली आपको एक सवाल इस पे आ ही सकता है। ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर, ये टॉपिक जो है रशिया यूक्रेन वॉर का, दिस इज ऑनगोइंग सिंस 2014। जब से क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ है, छोटा सा आइलैंड है, यूक्रेन का था, वो ऑलरेडी 2014 में रशिया ने एनेक्स कर लिया था, मतलब हड़प लिया था। तब से वो रशिया यूक्रेन का इशू चल रहा है। बट सवाल कब पूछा? आखिरी साल पूछा। मतलब क्या है, बता नहीं सकते कि कौन से टॉपिक पे कब सवाल पूछ ले, बट जो भी कंट्रीज आर इन न्यूज उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। उनका ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, उनके सराउंडिंग के कंट्रीज क्या है, कौन से ओशन को उसकी बॉर्डर टच करती है कि नहीं करती है, ये सारी चीजें आवश्यक है। अगेन ये बहुत ही सिंपल सवाल रहते हैं, ज्यादा टफ नहीं रहते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको अवेयर रहना है करंट में क्या चल रहा है और अपने प्रिपरेशन में क्या रिक्वायरमेंट है उससे। तो यहाँ पे देखो, ओवरऑल अगर देखा जाए तो दिस इज द मैप ऑफ ईरान। ठीक है, अब ईरान की अगर बात करें तो ईरान का पोजीशन ना बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिकली क्यों इंपॉर्टेंट है उसका भी कारण मैं बताता हूँ कि ईरान क्या करता है, ईरान कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट कर रहा है? तो भाई इंडियन ओशन के रीजन को सेंट्रल एशिया से, इसके ऊपर आता है सेंट्रल एशियन रीजन। ठीक है, इधर आता है वेस्ट एशिया का बाकी के कंट्रीज, और यूरोप आता है, इधर आता है एशिया के कंट्रीज, इसको, और नीचे में क्या आता है? ओशन आता है, मतलब गल्फ ऑफ ओमान, ये चीजें। और तेल, जो क्रूड ऑयल का जो सबसे बड़ा ये है रूट है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल रूट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल। बराबर है, तो यहाँ पे कौन सिचुएटेड है? ईरान सिचुएटेड है। तो इसीलिए यहाँ पे स्टेबिलिटी होना, शांतता होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो ये एल्बुर्ज माउंटेन रेंजेस जो है वो नॉर्दर्न साइड ईरान में आती है। उसके सदर्न साइड में देखा जाए तो जैग्रोस माउंटेन रेंज यहाँ पे आती है। द कैपिटल सिटी ऑफ ईरान इज तेहरान। ठीक है, कैपिटल कौन है? कैपिटल सिटी इज तेहरान। एंड ऑलमोस्ट ईरान इज डिवाइडेड इनटू 31 प्रोविंसेस। ठीक है, प्रोविंसेस मतलब स्टेट में डिवाइडेड है। ठीक है, और अभी का जो प्रोटेस्ट की अगर बात करें तो ये प्रोटेस्ट 100 से ज्यादा सिटी शहरों में ईरान में फैल गया है। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोटेस्ट सिंस 2022। इसके पहले का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट ईरान में कब हुआ था? 2022 में हुआ था। एक माशा अमीनी नाम की 21 साल की लड़की थी जिसने हिजाब निकाल के प्रोटेस्ट किया था, और उसका पुलिस कस्टडी में उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद बहुत बड़ा प्रोटेस्ट ईरान में हो गया था, बट वो इतना बड़ा नहीं था जितना अभी है। ठीक है, मतलब वो प्रोटेस्ट क्यों होता? जो रिलीजियस हार्डलाइनर है ईरान में, मतलब वहां पे जो शासन होता है, शासन चलता है इस्लामिक रूल के मुताबिक, और इस्लामिक रूल के मुताबिक अगर कुछ भी अगर चीज गलत होती है
तो फिर उसको उसको सजा दी जाती है और वहां पे एक पुलिस फोर्स भी है उसके लिए, ठीक है। मतलब रिलीजियस कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए ईरान में क्या है, एक प्रॉपर पुलिस फोर्स है जो क्या करती है, धर्म के मुताबिक सब चीज चले उस पे वो अमल करती है। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर धर्म के विरोध में अगर काम करता है तो उस पर कार्रवाई का अधिकार भी उस पुलिस फोर्सेस को है। और 2022 में ही वो 21 साल की लड़की को उन्होंने अरेस्ट किया और उसको जेल में मार दिया, मतलब मृत्यु हो गया। फिर उसके बाद भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, बट इतना बड़ा नहीं था जितना आज हुआ है, ठीक है। तो रेलेवेंस है, प्रोटेस्ट बीच बीच में हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, दिस इज जैक्रोस माउंटेन रेंज, दिस इज एल्बर्स माउंटेन रेंज। ऊपर में अगर देखो तो ये कंट्री की बॉर्डर एक तो कैस्पियन सी को लग के है, इस साइड में अजरबैजान आता है। ये छोटा सा जो बॉर्डर का टुकड़ा यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये अर्मेनिया का है। किसका है? अर्मेनिया। इधर से किसको अटैच्ड है? टर्की। नीचे आते हैं इराक, फिर कुवैत, सॉरी कुवैत नहीं, नीचे आते हैं इराक, फिर पर्शियन गल्फ, अपना गल्फ ऑफ ओमान जो समुद्र की बॉर्डर है, वो ओशन बॉर्डर है। और इधर से देखा जाए तो ईरान की बॉर्डर वेस्ट साइड से पाकिस्तान को अटैच्ड है, अफगानिस्तान को अटैच्ड है, और नॉर्दर्न साइड से तुर्कमेनिस्तान। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? इतने देशों के साथ ईरान बॉर्डर शेयर करता है। और ओशन की अगर बात करें तो एक तो कैस्पियन सी है नॉर्थ साइड से, और सदर्न साइड से पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? तो थोड़ा बहुत ना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ईरान इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तो आपको पता होगा 2015 में इंडिया ने एक एग्रीमेंट किया था ईरान के साथ में, कि जिस एग्रीमेंट के तहत हम लोग ईरान का एक पोर्ट डेवलप करके दे रहे हैं, जो पोर्ट यहाँ पे आता है जिसका नाम है छबार पोर्ट। कौन सा पोर्ट? क्या है पोर्ट का नाम? छबार पोर्ट, ठीक है। और ये पोर्ट का एक टर्मिनल, पोर्ट पे अलग अलग टर्मिनल होते हैं, जैसे आप एयरपोर्ट पे जाओ तो एयरपोर्ट पे टर्मिनल होते हैं, वैसे पोर्ट में टर्मिनल होते हैं। तो इस पोर्ट का एक टर्मिनल इंडिया ने डेवलप किया, ठीक है। और उसके लिए जो भी पैसे की मदद है वो हमने की है, और उसके तहत ईरान और इंडिया के एग्रीमेंट के तहत हमने डेवलप करके दिया। अब ये हमने क्यों डेवलप करके दिया है? बिकॉज अल्टीमेटली हमको भी क्या चाहिए, हमको भी रास्ता चाहिए, हमको भी कनेक्ट होना है। किसको कनेक्ट होना है? So we also wanted to get connected to Afghanistan, and through Afghanistan we want to get connected to Central Asia, ठीक है। Is it clear to everyone? क्यों ऐसा इशू है? क्योंकि हम हमारी बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान हमको ट्रांजिट रूट प्रोवाइड नहीं करता है। ट्रांजिट रूट मतलब हमारा सामान अफगानिस्तान तक पहुंचाने के लिए बाय रोड मना करता है। सो दैट्स व्हाई वी हैव डेवलप्ड दिस चबार पोर्ट। तो हम लोग पोर्ट से, हमारा कांडला और मुंबई का जो पोर्ट है, ठीक है, नावा शेवा, वहां से हम लोग सामान चबार में बेचते हैं। चबार के थ्रू रेल और रोड से कहाँ तक जाता है? अफगानिस्तान बॉर्डर में जाता है, और फिर वहां से बॉर्डर से रोड रेल के तहत अंदर में प्रोवाइड किया जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और इवन ईरान की बॉर्डर किसको लग के है? तुर्कमेनिस्तान, वो भी एक सेंट्रल एशियन देश है। मतलब डायरेक्टली हमको सेंट्रल एशिया का एक कनेक्ट मिल रहा है। और अगर ट्रेड बढ़ा तो शायद से ईरान के थ्रू हमारा सामान कहां तक जा सकता है? यूरोप तक जा सकता है, बाय रोड एज वेल एज बाय रेल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो दैट्स व्हाई दिस छबार पोर्ट इज वेरी क्रूशियल फॉर अस। अब जैसे ही हमने छबार पोर्ट डेवलप करने का ऐलान किया, तो चाइना ने क्या किया? यहाँ पे पाकिस्तान के यहाँ पे ग्वादर पोर्ट एक डेवलप करना शुरू कर दिया। कौन सा पोर्ट? ग्वादर पोर्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसको काउंटर करने के लिए, और वो भी डेवलप हो गया है लगभग, ठीक है। तो मतलब चाइना ने किसको मदद की? पाकिस्तान को मदद की। अब ये कैसा है ना, ये जो बोलते हैं ना इन्फ्लुएंस की लड़ाई, ठीक है। तो इसको इंडिया को चाहिए कि, इंडिया को लगता है कि हमारा इन्फ्लुएंस होना चाहिए, पाकिस्तान को लगता है कि भाई हमारा इन्फ्लुएंस किसी भी हालत में कम नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली हमारा पर्पस कुछ इन्फ्लुएंस क्रिएट करना नहीं था, हमारा पर्पस था कि हमको फायदा हो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी हैव डेवलप्ड छबार पोर्ट। तो ये रिलेशनशिप अच्छा है, मतलब और रिलेशनशिप विद ईरान इज गुड, ठीक है। प्रॉब्लम कहां पे आता है कि ईरान के अमेरिका के संबंध बहुत खराब है, ठीक है। और उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस, ठीक है। क्योंकि जिस प्रकार से संबंध डेवलप होने चाहिए थे इंडिया और ईरान में, उस प्रकार के संबंध डेवलप नहीं हुए। कारण क्या है कि अमेरिका ने ईरान पे क्या लगाया है? इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, आर्थिक निर्बंध लगाए, आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? सो दिस इज द पॉलिटिकल मैप। और दूसरा यहाँ पे देखो, एक बंदार अल अब्बास। सो दिस इज द सेकंड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ ईरान, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ ईरान ये भी है, इसके भी बारे में जानकारी थोड़ा देखो। एंड अगर नदी की बात करें तो दिस कारून रिवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ ईरान। ये पेरेनियल रिवर है, 12 के 12 महीने ये फ्लो करती है। बट ईरान का ओवरऑल अगर आप लैंडस्केप देखो तो इसमें ना पानी की बहुत शॉर्टेज है,
ठीक है, और वन ऑफ द रीजन फॉर ये रिसेंट प्रोटेस्ट ऐसा बोला जा रहा है, एनवायरमेंटल रीजन इज आल्सो वन ऑफ द रीजन। एनवायरमेंटल रीजन मतलब क्या, कि ईरान में इस साल बारिश ही नहीं हुई। बारिश ही नहीं हुई तो लिटरली तेहरान से लोगों को बाहर निकाला गया। वह पानी नहीं था, तो पानी नहीं था तो क्या करे। तो ऐसे कंडीशन में आपने वो भी वीडियोस इंटरनेट पे बहुत ज्यादा देखे होंगे कि जहाँ पे भाई बार बार लोग नमाज अदा कर रहे थे, रास्ते पे प्रे कर रहे थे कि भाई बारिश दो, बट बारिश हुई। तो एनवायरमेंटल डिस्ट्रेस इज वन ऑफ द रीजन फॉर रिसेंट प्रोटेस्ट इन ईरान। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ रहा है। थोड़ा मैम घर पे जाना और एक बार देख लेना कि भाई कौन से माउंटेन रेंजेस है, क्या माउंटेन रेंजेस है। अब देखो यहाँ पे जो ये लेक है ना, ये लेक का नाम है लेक उर्मिया। ये मिडल ईस्ट का या फिर वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा लेक माना जाता है इसको। कौन सा लेक, लेक उर्मिया। ये वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है। कैसा लेक है, सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है। उसके बाद अब ये न्यूज में क्यों है ईरान, तो अगेन ईरान हैज विटनेस नेशन वाइड प्रोटेस्ट फॉर ओवर अ वीक, मतलब 3 हफ्ते से चल रहा है। 28 दिसंबर से शुरुआत हुई थी बाय इकोनॉमिक कोलैप्स, बराबर है, आर्थिक मतलब जो इकोनॉमी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। बर्बाद होने का वन ऑफ द रीजन क्या है, अमेरिका के सैंक्शंस। अमेरिका ने जिस प्रकार से आर्थिक निर्बंध ईरान पर लगाए हैं, तो अभी ये कुछ अभी नहीं लगाए, ये तो सालों से चलते आ रहे हैं, बट उसका एक बोल सकते हैं पीक अभी आ चुका है, ठीक है। दूसरा, सोअरिंग इन्फ्लेशन, महंगाई ईरान में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। एंड करेंसी डिप्रिसिएशन, मतलब जो डॉलर के तुलना में जो ईरान की करेंसी बहुत ज्यादा गिर चुकी है, कि जिसमें इंपोर्ट करना सस्टेनेबल नहीं हो रहा है वहां के बिजनेसमैन के लिए। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है। सो विद डिमॉन्स्ट्रेशंस रिपोर्टेड अक्रॉस द मोस्ट प्रोविंस, मतलब एक सिंपल सी बात है, आपको प्रमुख एक कारण जो दिख रहा है ईरान प्रोटेस्ट का, वो क्या है, तो इकोनॉमिक हार्डशिप फेस बाय द कॉमन सिटीजन ऑफ द कंट्री। और इकोनॉमिक हार्डशिप कॉमन सिटीजन कब फेस करता है, जब रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो महंगी हो जाती है तब, ठीक है। और ऐसा बोला गया कि भाई ये जो स्पेसिफिक प्रोटेस्ट है, ये इसका भी शुरुआत कहाँ से हुआ है, गांव गांव से या फिर कोई रूरल रीजन से शुरुआत नहीं हुआ है। इस प्रोटेस्ट का शुरुआत हुआ है बाजार से, ठीक है। बाजार मतलब क्या, इकोनॉमी, ठीक है। जो इकोनॉमिक हार्ड बेल्ट है ईरान का, वहां से इसकी शुरुआत हुई है, और इसीलिए ये प्रोटेस्ट देखते देखते पूरे ईरान में फैल गया, ठीक है। और प्रोमिनेंटली इसके पीछे कौन थे, मतलब बाजार मतलब बिजनेसमैन। तो जो पूरी बिजनेस लॉबी है, दे स्टूड अगेंस्ट द ईरानियन रेजिम, जो ईरान की सरकार है उसके विरोध में खड़े हुए और बोले अभी बस हुआ, अभी हमको नहीं चाहिए, अभी हमको क्या चाहिए, आजादी चाहिए आप लोगों से। इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब इसमें अगर रिसोर्स पोटेंशियल की अगर बात देखें कि ईरान का क्या रिसोर्स पोटेंशियल है, तो ये ईरान के पास बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस है, बट उसमें नेचुरल गैस का जो रिसोर्स है, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल वन। ईरान के पास नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल गैस का सेकंड पोजीशन इन द वर्ल्ड, मतलब दूसरे क्रमांक का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का रिजर्व किसके पास आता है, ईरान के पास आता है। और दूसरा, प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व। जैसे वेनेजुएला का लास्ट क्लास में हमने देखा था, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व है, दुनिया का सबसे बड़ा। ईरान के पास कितना है, चौथे क्रमांक पे आता है, मतलब ये भी क्या है, वन ऑफ द बिगेस्ट है, ठीक है। अब इशू क्या हो रहा है, तो आप आपने पूछना चाहिए कि सर भाई इतना तो नेचुरल रिसोर्सेज है, ये तो मैंने दो ही बताया, इसके अलावा बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज ईरान के पास में है, ठीक है। बट इतना होने के बावजूद भी इकोनॉमिक हार्डशिप कैसा, तो अभी मैंने कारण बताया, ईरान पर क्या लगाया गया है, आर्थिक निर्बंध, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगवाए। इकोनॉमिक सैंक्शंस का मतलब ये होता है कि ईरान के साथ, ईरान किसी भी देश के साथ ट्रेड नहीं कर सकता है, ठीक है। ये पहला। दूसरा, अगर कोई भी देश ईरान के साथ अगर ट्रेड करता है और ये बात अगर अमेरिका को समझ में आ गई, तो अमेरिका वो सैंक्शंस उस देश पे भी लगा सकता है, ठीक है। मतलब मान लो अगर इंडिया ने अगर क्या किया, ईरान से अगर तेल खरीदी किया और ये बात अगर अमेरिका को पता चली, तो शायद से हमारे ऊपर भी क्या लगाया जा सकता है, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। और जो कंपनी इन्वॉल्व है ये सब करने में, जैसा मान लीजिए इंडिया की रिलायंस कंपनी अगर इन्वॉल्व है तेल खरीदी करने में, तो उस पर भी क्या लगाया जाएगा, आर्थिक निर्बंध लगाया जाएगा। अब इकोनॉमिक सैंक्शंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, मान लो अगर रिलायंस पे अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए यूएसए ने, तो इसका मतलब है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया में कहां पे भी ट्रेड नहीं कर सकती जहां पे अमेरिका का डोमिनेंस। इज इट क्लियर टू एवरीवन। और दुनिया की मेजर कंपनीज की अगर बात करें, तो सारे मेजर कंपनीज कहां पे लोकेटेड है, यूएसए बेस्ड है। तो इसका मतलब कोई भी कंपनी अमेरिका के, कोई भी कंपनी या फिर कोई भी देश अमेरिका के विरोध में नहीं जा सकता है। अब आप बोलोगे सर तो रशिया तो जा ही रहा है, हाँ, रशिया इज ट्राइंग टू डू दैट, क्रिएट इट्स ओन स्पेस, चाइना इज आल्सो डूइंग ट्राइंग टू क्रिएट इट्स ओन स्पेस, बिकॉज उनके पास में उतना डोमिनेंस है, बट वो दबदबा किसके पास है, ईरान के पास नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ रहा है।
अब देखो हम लोग रशिया से ही तेल खरीद रहे थे, तो हम पर कितना टैक्स लगाया, 25% का टैरिफ लगाया। अभी एक नया बिल प्रपोज किया है अमेरिकन पार्लियामेंट में कि आने वाले समय में अगर इंडिया ने या फिर बाकी के देशों ने रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो हम पर ये टैरिफ 500% बढ़ाने वाले। कितना बढ़ाने वाले? 500%। ये होता है इकोनॉमिक सैंक्शंस का परिणाम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। अब लोकेशन की अगर बात करें तो अभी मैंने बताया कि ईरान इज लोकेटेड इन साउथ वेस्टर्न एशिया, एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया। है, सब तीनों को भी जोड़ता है। एक साइड में आता है मिडिल ईस्ट मतलब वेस्ट एशिया जिसको कहते हैं, ऊपर आता है सेंट्रल एशिया, नीचे में आता है साउथ एशिया। तो तीनों को जोड़ने वाला एक ब्रिज जो है वो कौन एक्ट करता है? एज अ ईरान। एंड कमांडिंग स्ट्रेटेजिक एक्सेस टू द पर्शियन गल्फ एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ठीक है, जो मैंने बताया नीचे का दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ठीक है, तो ये दोनों को भी क्या है, ईरान के एग्जैक्टली नीचे आता है। पर्शियन गल्फ भी आता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी आता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन। सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन मतलब क्या? समुद्र के थ्रू क्या जाता है? सामान जाता है। कौन सा सामान जाता है? नेचुरल गैस जा रहा है, क्रूड ऑयल जा रहा है। और वो क्रूड ऑयल नेचुरल गैस स्पेसिफिकली इंडिया को ही नहीं आ रहा है, तो पूरे दुनिया में जा रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब कैपिटल क्या है इसकी? तेहरान है। लैंड बाउंड्रीज इसके साथ शेयर करता है, तो नॉर्दर्न में अगर देखा जाए तो अर्मेनिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ये नॉर्थ साइड, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान ऑन ईस्ट साइड एंड इराक एंड टर्की ऑन वेस्ट साइड। ठीक है, ऐसे ही ध्यान में रखना कि नॉर्थ में किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, ईस्ट में किसके साथ, वेस्ट में किसके साथ। और साउथ की अगर बात करें ईरान की, तो ईरान के साउथ में कोई देश है क्या? नहीं। ईरान के साउथ में बॉर्डर किसको शेयर लग के है? ओशन को लग के है। तो मैरीटाइम बाउंड्रीज की अगर बात करें तो ऊपर में नॉर्थ में कैस्पियन सी को लग के है, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान इन द साउथ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि जनरली प्रीलिम्स के एग्जाम में आपको इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अब देखो ये थोड़ा बड़ा मैप है। अब इसमें ईरान कहाँ पे आता है? सो ईरान इज लोकेटेड हियर। ठीक है, दिस इज द ईस्ट ऑफ ईरान, दिस इज नॉर्थ ऑफ ईरान, दिस इज ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ऑफ ईरान एंड दिस इज साउथ ऑफ ईरान। तो साउथ में क्या है? ईरान की जो बॉर्डर है वो किसको लग के? ओशन को लग के। दिस इज पर्शियन गल्फ एंड दिस इज गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, तो इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कौन सा है? तो दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये जो है ना, दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ठीक है, ऊपर में आते हैं तो कैस्पियन सी को लग के नॉर्थ में। फिर वेस्ट में अगर आते हैं तो वेस्ट में ये बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? इराक के साथ शेयर करता है। ठीक है, इज इट इराक और टर्की। यहाँ पे देखो टर्की को भी लग के। और नॉर्थ में अर्मेनिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान। तो इसको क्या बोला जाता है? ईरान को, ईरान इज अ ब्रिज बिटवीन विच, इधर वेस्ट एशिया, इधर नीचे में साउथ एशिया, ऊपर में सेंट्रल एशिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? तो ज्योग्राफिकल लोकेशन के से हिसाब से अगर देखा जाए तो ईरान की जगह, ईरान का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा इसके हिस्ट्री पे कि सर अभी जनरली अगर आप न्यूज पढ़ते होंगे तो बार बार रेफर किया जा रहा है इस्लामिक रिवॉल्यूशन। ठीक है, जो ईरान में 1979 में हुई थी। किसको रेफर किया जा रहा है? इस्लामिक रिवॉल्यूशन को, जो कब कब हुआ था? 1979। और उसके बाद फिर ईरान में थियोक्रेसी आ गई थी। थियोक्रेसी का मतलब क्या होता है? थियोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जहां पे धर्म सर्वोच्च होता है। ठीक है, जैसे अभी ईरान को अगर देखा जाए तो ईरान को क्या कहा जाता है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ईरान को क्या कहा जाता है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। पाकिस्तान को भी क्या कहा जाता है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। मतलब ये जिन देशों के नाम के पहले धर्म का नाम आता है तो समझ लेना ऐसे देशों को थियोक्रेटिक नेशन कहा जाता है। कौन से देश कहा जाता है? थियोक्रेटिक नेशन, जहां पे धर्म सर्वोच्च है। मतलब हमारे अगर देश की अगर बात करें इंडिया को, तो इंडिया क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ भी नहीं है। मतलब धर्म भी जो रहेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे काम करेंगे। बट थियोक्रेटिक देशों में क्या होता है? धर्म क्या रहता है? सर्वोच्च लेवल पे रहता है और सारा काम धर्म के मुताबिक होता है। ठीक है, तो इस्लामिक रिपब्लिक, अब व्हाट इज इट? देखो रिपब्लिक मतलब क्या, तो हम लोगों ने पॉलिटिकल लेक्चर में इसके भी पहले पढ़ा है कि जिस देश को रिपब्लिक कहा जाता है, जैसा इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, इसका मतलब ये होता है कि और हेड ऑफ स्टेट इज चूजन अमंग द फ्रॉम द पीपल। ठीक है, तो वही है। मोस्ट ऑफ द इस्लामिक स्टेट्स आर रूल्ड बाय मोनार्कीज, राजेशाही है। कौन से? उदाहरण के तौर पे कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई एटसेट्रा।
However, a few of the Islamic states like Iran are a Islamic republic. Republic का मतलब क्या है? If a country is republic, the head of state will be an elected one. जो सर्वोच्च नेता रहेगा वो क्या होगा? चुन के आएगा, अगर उसको रिपब्लिक कहते हैं. बट ईरान कैसा रिपब्लिक है? इस्लामिक रिपब्लिक है. Unlike secular republic where the state does not have any religion, Islamic republic countries follow Islamic law. मतलब पूरा जो इनका देश चलता है उसमें सर्वोच्च क्या होता है? इस्लामिक लॉ होता है. ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक आर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान एंड मॉरिटानिया. इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? ठीक है. इसके बाद अब बैकग्राउंड ऑफ ईरान रिवॉल्यूशन. ठीक है. बैकग्राउंड ऑफ ईरान रिवॉल्यूशन तो थोड़ा ये समझ लेते हैं कि भाई आज के टाइम की जो कंडीशन है ईरान में, जैसा अगर हम लोग देखते हैं तो जो उनके सर्वोच्च नेता है आयतुल्ला अली खामेनी. ठीक है. ही इज द मेन लीडर ऑफ ईरान. ठीक है. मेन लीडर मतलब क्या है? वो धार्मिक नेता है. ठीक है. सबसे उच्च धार्मिक नेता है और उनका पूरा चलता है. पूरी सिस्टम जो है ईरान की उनके इशारों पे चलती है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ऐसे कंडीशन में वहां पे जो रूल है वो क्लर्जी लोगों का है, मौलवी लोगों का रूल है. और ये मौलवी लोग जो है ऊपर जो बैठे हुए हैं ये सारा बताते हैं कि किस तरीके से शासन चल रहा चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. सारा चीज उनके हिसाब से चलता है. अब क्या ईरान में इसके पहले भी ऐसी सिचुएशन थी? तो आंसर है नहीं. इसके पहले जो ईरान था मतलब बिफोर 1979 ईरान वाज क्वाइट प्रोग्रेसिव, क्वाइट सेक्युलर. मतलब बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव था, बहुत ज्यादा सेक्युलर था. और एजुकेशन और बाकी के मामले में जैसे वेस्टर्न कंट्रीज हम लोग दिखते हैं उस प्रकार का एक सिस्टम ईरान में एग्जिस्ट करता था. कब? बिफोर 1979. तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं कि भाई ये ईरान में जो रिवॉल्यूशन है ये कैसे आई. तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय. कब होती है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जनरली वर्ल्ड वॉर में आपको पता है द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. एक एक्सिस पावर और दूसरे थे अलाइड पावर्स. अलाइड पावर्स मतलब जो ब्रिटेन जिसको लीड कर रहा था या फिर यूएसए जिसको लीड कर रहा था, और दूसरे साइड में थे एक्सिस पावर, जर्मनी, इटली, जो हिटलर जिसको कहते हैं, जापान, इनका. तो जो ईरान का उस टाइम पे राजा था वो ईरान के राजा ने किसको समर्थन दिया था? एक्सिस पावर को दिया था. एक्सिस पावर मतलब जर्मनी, इटली, जापान, इसको समर्थन दिया था. तो उसके विरोध में जो अलाइड पावर्स है, अलाइड पावर से इसने क्या किया? इन्होंने अटैक किया ईरान पे और ईरान का जो राजा है उसको निकाल दिया और उसके जगह पे उसके बेटे को बैठाया. जो शाह बोला जाता है ना, उसको हकाल दिया और उसके जगह पे इसको बैठाया, उसके बेटे को बैठाया और बेटे को बोला तू शासन कर, बट कंडीशन ये रहेगी कि तुझे हमारा मानना पड़ेगा. अब ये अलाइड पावर्स कौन थे? ब्रिटेन, सोवियत यूनियन एक साथ थे, अमेरिका. तो भाई इन्होंने क्या बैठा? एक तरीके से इन्होंने पपेट गवर्नमेंट बैठाई. पपेट गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? पपेट गवर्नमेंट पता है आपको? पपेट गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट दूसरे के इशारों पे चलेंगी, ऐसे ऐसे गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है? पपेट गवर्नमेंट. और इसको किसको इशारे पे चलना था? तो जो वेस्टर्न कंट्रीज बोलेंगे इसके इशारों पे इसको चलना था. तो by the end of Second World War, United States provided Iran with economic and political support in return for their membership in the democratic Western Bloc. But जो डेमोक्रेसी ईरान में यहाँ पे लाई गई थी वो थोपी गई थी डेमोक्रेसी, वो अपने आप नहीं आई थी. ठीक है. जैसे उदाहरण के तौर पे जब भी इंडियन डेमोक्रेसी की बात होती है तो इंडियन डेमोक्रेसी कैसे आई है? क्या हम पे किसी ने जबरदस्ती ला दी है डेमोक्रेसी? नहीं ला दी. हमने क्या सेल्फ अवेकनिंग हुआ है या फिर हमारे लीडर्स ने उस प्रकार का एक अवेकनिंग लाया समाज में और उसके तहत हम लोगों ने क्या किया? डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाया. हम पर किसी ने जबरदस्ती उसको थोपा नहीं गया. बट ईरान में उल्टा हुआ है. ईरान छोड़ो, मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज आपको दिखेंगे जहां पे जबरन डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की गई, वहां पे क्या हुआ है? सिस्टम ब्रेकडाउन हुआ है. यहाँ पे भी यही हुआ कि भाई डेमोक्रेसी तो लाया गया, बट वो डेमोक्रेसी सही मायने में डेमोक्रेसी थी क्या? वो ऊपर ऊपर से दिख रहा था कि डेमोक्रेसी है, बट अंदर से जो पूरा रूल चल रहा था वो एक प्रकार का हुकुमशाही चल रही थी. Is it clear to everyone? समझ में आ रहा है? As a result, Mohammad Mossadegh's National Front became the first democratically elected Iranian government in 1951. ठीक है. अब ये जो मोहम्मद मोसादिक जो था, इसको किसका सपोर्ट था? वेस्टर्न कंट्रीज का, मतलब ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट, इसका इसको सपोर्ट था. और इसके बेसिस पे इसने पहली ईरान की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार बनाई. कब? 1951 में. अब अल्टीमेटली क्या है? ये बन गया. अब इसको क्यों बनाया होगा? क्योंकि ये भी किसका मानता था? ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स का ये सुनता था, इसीलिए इसको बैठाया. Mossadegh was a modern, secular-leaning, progressive leader who was able to gain the broad support of both secular elite and Iranian ulama.
मतलब इसको दोनों का भी सपोर्ट था, एक तो जो सेक्युलर लोग थे ईरान में उनका सपोर्ट था, और दूसरा गुलामा मतलब जो क्लेरिकल लोग थे, मौलवी वगैरह लोग थे, उनका भी इसको क्या था, सपोर्ट था। तो दोनों के सपोर्ट के आधार पे ये क्या बन गया, नेता बना। अब नेता बनने के बाद इसने क्या किया, अब इसने थोड़ा जो इसके एक प्रकार से सपोर्टर थे इंटरनेशनल एरिना में, उसका इसने विरोध किया। अब कैसे विरोध किया वो देखिए। आफ्टर कमिंग टू पावर, मोसादिक मेड अ बोल्ड मूव टू एड्रेस द इशू ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पर्शियन ऑयल बाय वेस्टर्न पावर्स। ठीक है, क्योंकि उस समय भी ईरान के पास में तेल था, सबको पता था। और ये तेल का एक्सप्लॉइटेशन बेसिकली कौन कर रही थी, तो ब्रिटेन की एक कंपनी कर रही थी। ठीक है, इस कंपनी का नाम था ब्रिटिश ओन्ड एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी। ठीक है, तो एक दिस कंपनी वाज ऑलरेडी एक्सप्लॉइटिंग द ईरानियन ऑयल रिसोर्सेज दैट टू एट अ वेरी चीपर कॉस्ट, और उसके बदले में ईरान को कुछ बहुत ही कम पैसा दिया जा रहा था। बट जब ये मोहम्मद नसादिक ये क्या बन गया, ये नेता बना, तो नेता बनने के बाद इसने पहला कदम क्या किया, ये जो ब्रिटिश की एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी थी जो ब्रिटिश ओन थी, इसको नेशनलाइज कर दी। नेशनलाइज कर दिया मतलब क्या, राष्ट्रीयकरण किया, अपने कब्जे में ले ली। मतलब किसके सरकार के कब्जे में, ईरान के सरकार के कब्जे में। और ये जो इसका कदम था, ये किसको पसंद नहीं आया, ये ब्रिटेन को या फिर वेस्टर्न कंट्रीज को पसंद नहीं आया। सो दिस डिड नॉट वर्क आउट इन हिज फेवर एज इट अट्रैक्टेड ब्रिटिश एंड यूएस इकोनॉमिक सैंक्शन। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, यूएस और ब्रिटेन ने क्या कर दिया, इस पर आर्थिक निर्बंध लगा दिया और इसको बोला कि भाई आपका जो कदम है गलत है। ठीक है, दिस इन टर्न क्रिपल्ड द ईरानियन इकोनॉमी। ठीक है, तो इसने जो बोल्ड मूव उठाया था तो क्या करना पड़ा, पीछे लेना पड़ा, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रिटिश और ब्रिटेन ने और अमेरिका ने क्या क्या लगा दिया इस पर, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिया। इन 1953 मोसादिक वाज रिप्लेस्ड इन अ मिलिट्री। मतलब देखो, अभी जो हम लोगों को वेनेजुएला में दिखा कि जब जब अमेरिका को लगता है कि वो स्पेसिफिक गवर्नमेंट, स्पेसिफिक लीडर हमारे फेवर में काम नहीं कर रहा है, तो अमेरिका क्या करता है, उसको टॉपल कर देता है, हटा देता है। तो ये सिस्टम कब से चलते आ रही है, ये सिस्टम 1900 से चलते आ रही है, ये कोई नया पैटर्न नहीं है। इसके भी पहले मैंने आपको बताया था कि वेनेजुएला के पहले अमेरिका ने रिसेंटली कब किया था, ये इराक में किया था। सद्दाम हुसैन, एक टाइम पे सद्दाम हुसैन वाज अ पपेट ऑफ अमेरिका। तो सुन रहा था सब, ईरान अमेरिका को सस्ता तेल दे भी रहा था इराक से। बट जैसे ही सद्दाम हुसैन ने प्रोक्लेम किया कि अभी सस्ता तेल नहीं मिलेगा और अमेरिका की बात मैं नहीं सुनूंगा, वैसे ही अमेरिका ने क्या किया, उस पर आरोप लगाया कि देखो भाई ये बॉम्ब बना रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और अल्टीमेटली इराक को डिस्ट्रॉय कर दिया और मोहम्मद सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी। ठीक है, तो सेम चीज कब किया, ईरान अमेरिका ने 1953 में किया। जो इलेक्टेड लीडर था इसको रिप्लेस किया किसमें, मिलिट्री कूप में। मतलब मिलिट्री के जरिए वहां पे क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज किया। और ये जो मिलिट्री कूप था, दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी एंड ब्रिटिश इंटेलिजेंस। एज अ रिजल्ट, शाह किंग रेजा पहलवी, the reigning monarch of Iran, was returned to power and the Anglo-Iranian Oil Company became BP। इसका नाम बदल के क्या रख दिया, ब्रिटिश पेट्रोलियम रख दिया। और प्रॉफिट कैसे शेयरिंग का मॉडल कैसे लाया, 50-50 कि 50% इस कंपनी को मिलेगा और 50% ईरान की सरकार को मिलेगा। मतलब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया और उसके जगह पे राजा को ला लिया। और ये जो राजा था ये भी क्या था, पपेट। ये भी किसका सुनेगा, अमेरिका और ब्रिटेन का सुनता था। तो ये शाह किंग रेजा पहलवी, तो इसको वहां पे बैठाया गया। नॉट ओनली डिड दिस इंटरवेंशन लीव Iranians with a sense of bitter humiliation and betrayal, its impact also reverberated within the wider Muslim। अभी एक प्रकार से क्या हुआ था, ईरान के लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई थी, क्योंकि उनको अभी तक जो लग रहा था कि भाई अमेरिका और ब्रिटेन हमारी मदद कर रहे हैं, बट ये मूव जो उन्होंने किया, इसके थ्रू ईरान के समाज में एक निगेटिविटी फैल गई कि किस तरीके से अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने मिलकर क्या किया, हमको ह्यूमिलेट किया और हम पर क्या एक चीज थोप रहे हैं। ठीक है, इट सेंड द मैसेज दैट अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वुड बी टॉपल्ड if it did not fit into the वेस्टर्न इंटरेस्ट। अगर ये वेस्टर्न इंटरेस्ट मतलब प्रोमिनेंटली कौन, ब्रिटेन और अमेरिका के इंटरेस्ट को अगर ये सर्व नहीं करती है कोई भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो उसको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ये नैरेटिव फिर बन गया और ये फैल गया। दिस नैरेटिव कंटिन्यूज टू बी अ डोमिनेंट डिस्कोर्स ऑफ इस्लामिक एक्टिविस्ट टू दिस डे। मतलब आज तक ये चलते आ रहा है। आज भी अगर आप देखो, जहां पे भी कोई वेस्टर्न कंट्रीज वाले बोलते हैं कि हमको वहां पे डेमोक्रेसी लाना, इसलिए हम लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं या फिर
चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे ये इस्लामिक स्पेसिफिकली वेस्ट एशिया में जो कंट्रीज है वो क्या बोलते हैं कि भाई ये सब क्या है, ये सब वेस्टर्न कंट्रीज अपने खुद के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए कर रही है, उनका जेन्युइन इंटरेस्ट उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। और वही वेनेजुएला के मामले में क्या बोल रहे हैं ट्रम्प कि हमको वेनेजुएला में डेमोक्रेसी लानी है, हमको वेनेजुएला में भाई एक अच्छा शासन बनवाना है, बट उसका रियल इंटेंशन क्या है, उसका रियल इंटेंशन है कि वहां पे वहां के रिसोर्सेज जो है उसको एक्सप्लॉइट करे। सेम आफ्टर वेनेजुएला ट्रम्प ने थ्रेटन किसको किया, कोलंबिया को किया, क्यूबा को किया, अभी ग्रीनलैंड उसका नेक्स्ट टारगेट है। तो ग्रीनलैंड को भी टारगेट क्यों कर रहा है, अगेन फॉर ग्रीनलैंड्स इकोनॉमिक रिसोर्सेस, ठीक है। मतलब जब तक अमेरिकन इंटरेस्ट को आप सर्व कर रहे हो तब तक ठीक है, बट अगर आप उसके इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर रहे हो तो क्या किया जा सकता है, आपकी सरकार को टॉपल किया जा सकता है। ये एक नैरेटिव आज तक मुस्लिम देशों में तो ये प्रेवेलेंट है और बाकी देशों में भी अभी क्या हो रहा है, फैल रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद आते हैं, अब शाह बैठ गया गद्दी पे, ठीक है, शाह मतलब राजा बैठ गया, यहां से राजेशाही शुरू हुई। तो जनरली बिटवीन 1953 एंड 1977 द शाह रिलाइड हेवीली ऑन द यूएस सपोर्ट, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया में सिर्फ दो ही सबसे शक्तिशाली देश बचे, एक बचा सोवियत यूनियन और दूसरा बचा अमेरिका। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक दूसरा युद्ध शुरू हुआ जिसको कहा जाता है कोल्ड वॉर, बराबर है। और ये कोल्ड वॉर जो था ये किन दोनों देशों के बीच में था, एक साइड में सोवियत यूनियन जिसकी आइडियोलॉजी कम्युनिज्म की थी, और दूसरी साइड में था अमेरिका जिसकी आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म की थी, भांडवलशाही। इज इट क्लियर टू एवरीवन। यूएस Shah relied heavily on the US in his effort to modernize the army, Iranian society and build the economy. इस रिवॉल्यूशन को कहा जाता है ईरान में व्हाइट रिवॉल्यूशन, मतलब इसने व्हाइट रिवॉल्यूशन लाया। Through his economic program brought prosperity and industrialization to Iran, and educational initiatives increased literacy level. This was all came at a hefty cost. मतलब बदलाव आए ईरानियन सोसाइटी में, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन ये शाह के रूल में लाया, और लिटरली ईरानियन सोसाइटी एक समय वेस्टर्न कंट्रीज समान हो गई थी, कि जहाँ पे भाई उनका पहराव, जैसे आज आप देखते हो कि ईरान में हिजाब वगैरह पे बहुत ज्यादा मतलब ये किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है। जो ये रहता है टॉप टू हेड का अटायर जो रहता है उनका, दैट इज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक रूल, ये पहले नहीं था। स्पेसिफिकली अंडर द रूल ऑफ शाह ये सारी चीजें ईरान में क्या की गई थी, हटाई गई थी, और ईरान एक प्रोग्रेसिव कंट्री के समान वहां पे क्या कर रहा था, डेवलप हो रहा था। बट जनरली क्या है ना कि डेवलप तो हो रहा था, बट ये डेवलपमेंट किसके सपोर्ट पे चल रहा था, यूएस के सपोर्ट पे चल रहा था। जब तक यूएस ने सपोर्ट किया तब तक ठीक, बट इसमें क्या हो रहा था ना, दो चीजें गलत हुई कि भाई जब देश का विकास हो रहा है तो ये देश की ये विकास की जो परिभाषा है या फिर विकास का जो फायदा है, ये सब समाज के वर्गों तक पहुंचना आवश्यक था, बराबर है। बट यहाँ पे विकास किसका हो रहा था, जो सिर्फ टॉप एलिट्स थे इनका ही फायदा हो रहा था, और ईरान की सोसाइटी में इनइक्विलिटी बढ़ते जा रही थी। इनइक्विलिटी मतलब क्या, गरीब गरीब हो रहा था और अमीर अमीर बन रहा था। तो पहला क्या हुआ, वेल्थ वॉज अनइक्वली, मतलब डेवलपमेंट हो रहा था, सब चीज हो रहा था, एजुकेशन लिटरेसी का प्रमाण बढ़ रहा था, सब चीज अच्छी हो रही थी। बट ये सब डेवलपमेंट के समय क्या हो रहा था कि वेल्थ वाज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसके कारण स्पेसिफिकली जो ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग हैं, जो देसी इलाके में रहने वाले लोग हैं, वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे, क्योंकि उनके पास रोजगार का प्रमाण जो है बहुत ही ज्यादा कम हो गया था। दूसरा, टॉप डाउन इम्पोजिशन ऑफ अ वेस्टर्न लाइफस्टाइल। शाह ने क्या किया कि अमेरिका का जो एक कल्चर है, वो कल्चर ईरान की सोसाइटी पे थोपने का काम किया, और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट किस पे हुआ, तो ऑलरेडी जो ईरान की सोसाइटी थी वो कैसी थी, कंजर्वेटिव सोसाइटी थी, और जनरली यहाँ पे जो उलेमा थे, मतलब जो क्लेरिकल लोग थे, मौलवी लोग थे, इनका इन्फ्लुएंस बहुत डोमिनेंट था। तो ये क्लेरिकल जो लोग थे इनको क्या लगा कि एक प्रकार से ये तो भाई ईरान का जो कल्चर इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है, एक इस्लामिक कल्चर है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है, और कैसे, तो हम पर वेस्टर्न कल्चर थोप पे, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ ना, समाज में एक तो जो धर्म, जो रिलीजियस लीडर थे उनमें तो एक सेंस ऑफ डाउट तो था ही, तो उनको लगा कि भाई ये खत्म होना चाहिए, और हमारा जो एक कल्चर है उसको बचाना है, एक इस्लामिक कल्चर है उसको बचाना है। उसके विरोध में फिर एक्शन शुरू हुआ, और पहला क्या था, इकोनॉमिक इनइक्विलिटी, मतलब इकोनॉमिक एंगल में से भी देखा जाए तो जो फ्रूट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी था वो सब तक नहीं फैला था। इसके कारण ईरान के सोसाइटी में क्या था, जो गरीब थे वो भी क्या थे, परेशान थे, उनके पास भी जॉब नहीं थे, इन्फ्लेशन उस समय बढ़ रहा था, और अल्टीमेटली इसका ही ट्रांसफॉर्मेशन काय में हुआ इसका ट्रांसफॉर्मेशन, तो इस्लामिक रिवॉल्यूशन में, ठीक है।
और आपको लगेगा कि सर रिलीजियस लीडर ये शामिल थे क्या, तो नहीं, ये जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन के पहले जो प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट 1979 में, इस प्रोटेस्ट में जो रिलीजियस लीडर थे वो भी शामिल थे, कट्टरवादी, इसके साथ स्कॉलर्स भी थे, सेक्युलर स्कॉलर्स भी थे, और हर समाज के वर्ग जो थे वो उसमें इन्वॉल्व था प्रोटेस्ट में, क्योंकि उसको लगा कि भाई ये जो शासक है और ये जो शाह का रूल था, एक प्रकार से ना ऊपर ऊपर से दिखने को ऐसा लग रहा था कि डेमोक्रेटिक है, ये डेमोक्रेटिक नहीं था, ये बहुत ही ज्यादा एक प्रकार से हुकुमशाह समान ये रूल कर रहा था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो सबको लगा कि भाई इसका जो रूल है वो क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। तो इसके लिए distrust of the Shah's economic policy and resentment of his autocratic style fueled dissent against his regime। मतलब जो हुकुमशाही समान इसका तरीका था रूल करने का वो, और जो इकोनॉमिक पॉलिसी इसने लाई थी उसका फायदा समाज के हर वर्ग तक नहीं पहुंच रहा था, उसके कारण समाज में क्या एक अफरा तफरी फैल गई और उसी का ट्रांसफॉर्मेशन कायम हुआ, रिवॉल्यूशन। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस among many protests, sustained and indirect opposition came from the religious circle led by अयतुल्ला खोमेनी। ठीक है, अ शिया क्लेरिक लिविंग इन एक्साइल इन पेरिस। उस समय कहां पे रह रहा था, पेरिस में रह रहा था, क्योंकि इसको हकाला गया था देश के बाहर में। ठीक है, बट जब रिवॉल्यूशन खत्म हुआ और रिवॉल्यूशन में सरकार को टॉपल मतलब शाह को हटाया गया, तो फिर ये वापस आया और देश का क्या बन गया, सर्वोच्च नेता बन गया। द परसिस्टेंट प्रोटेस्ट इंस्टिगेटेड बाय खोमेनीज फॉलोअर swelled to include all major cities which culminated in the revolution on February 1, 1979। इस दिन क्या हुआ, जो शाह का शासन था वो ऑफिशियली ईरान से खत्म हुआ और शाह अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका भाग गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और फिर जो अयतुल्ला खोमेनी था पेरिस में जो रह रहा था, इसको देश में बुलाया गया और इसको क्या बनाया गया, देश का सर्वोच्च नेता। अब ये अयतुल्ला खोमेनी जो थे, इसने बाकी इसके साथ जो साथीदार थे, अब जैसा मैंने बताया ये प्रोटेस्ट जो हुआ रिवॉल्यूशन का, इसमें हर वर्ग का लोग शामिल थे, इसलिए इसमें स्कॉलर्स भी थे, सेकुलर स्कॉलर्स भी थे, इंटेलेक्चुअल थे, पढ़े लिखे स्टूडेंट्स थे, और रिलीजियस लीडर थे। बट बैठे कौन टॉप पे, रिलीजियस लीडर। तो ये रिलीजियस लीडर ने क्या क्या किया, अब एक बार इनके पास सत्ता आ गई तो इन्होंने इनके जो बाकी सपोर्टर्स थे उनको हकाल दिया, उनको बोला अभी आपका काम हो चुका है, अभी रिवॉल्यूशन हो गई, हम लोग सत्ता में आ गए। इन्होंने बाकियों को हकाल दिया और फिर खुद सत्ता में बैठ गए। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद अब इंपैक्ट क्या हुआ ईरान के रिवॉल्यूशन का, तो द इरानियन रिवॉल्यूशन वाज अ वाटरशेड इवेंट। ये हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट करके इसको माना जाता है, बिकॉज यहां से क्या हुआ ना, एक कंसेप्ट है पॉलिटिकल साइंस में जिसको बोला जाता है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। क्या बोला जाता है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। अब कौन सी सिविलाइजेशन, एक साइड में वेस्टर्न सिविलाइजेशन और दूसरे साइड में इस्लामिक सिविलाइजेशन। ठीक है, तो यहां से ऐसा बोला जाता है एक नया तरीके का कल्चरल क्लैश शुरू हुआ जिसको क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है आफ्टर इरानियन रिवॉल्यूशन। द इरानियन रिवॉल्यूशन वाज अ वाटरशेड इवेंट दैट नॉट ओनली ट्रांसफॉर्म्ड ईरान कंप्लीटली बट आल्सो हैड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द वर्ल्ड। इट कॉज्ड अ डीप शिफ्ट इन कोल्ड वॉर एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, बिकॉज ईरान, ये नेचुरली देखा जाए तो ईरान एक किसका मित्र था, अमेरिका का। ईरान ये किसका मित्र था, अमेरिका का। और कोल्ड वॉर में अमेरिका एक साइड में था और एक साइड में यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन मतलब आज का रशिया था। तो ईरान एक अच्छा दोस्त अमेरिका का क्या हो गया, शत्रु बन गया, एनिमी बन गया। अब एनिमी बन गया मतलब क्या, वो किसका दोस्त बना फिर, यूएसएसआर मतलब रशिया का दोस्त बना। तो एक प्रकार से ये क्या था, अमेरिका के इन्फ्लुएंस को एक प्रकार का जॉल्ट था, एक बड़ा झटका था। ठीक है, so it causes a deep shift in Cold War and global geopolitics as US not only lost a key strategic ally against the communist threat but it also gained a new enemy। और तब से 1979 से ईरान क्या बन गया, अमेरिका का दुश्मन बन गया। और आज भी देखो जब भी उनकी फ्राइडे की प्रेयर होती है ना, तो उनमें एक चैंट दिया जाता, नारेबाजी की जाती है, डेड टू अमेरिका बोलते, वो डेड टू अमेरिका, डेड टू अमेरिका 10 बार बोलता है, वो खोमेनी बोलता है, फिर जनता बोलती है, जनता मतलब लोग उसके सपोर्टर बोलते हैं। तो ये अभी तक चलते आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो इतनी एनिमी इतने लेवल तक गई है। द इरानियन रिवॉल्यूशन ड्रामेटिकली अल्टर्ड मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स, इट फ्लेम अ रीजनल सेक्टेरियन कोल्ड वॉर बिटवीन ईरान एंड, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो थोड़ा मुस्लिम वर्ल्ड के बारे में आपको जानकारी चाहिए।
मुस्लिम समाज में अगर देखा जाए, फिर मुस्लिम धर्म में देखा जाए, तो मुस्लिम धर्म इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स। जैसे हिंदूज में क्या है ना, कास्ट आर देयर, वैसे इनकी इसमें सेक्ट्स है। हिंदूज में भी सेक्ट्स आर देयर, जैसे कबीरपंथी बोला जाता है, ठीक है, कबीरपंथी। फिर अलग अलग पंथ के लोग हमारे इसमें आते हैं, अलग अलग पंथ के लोगों की अलग अलग ये होती है, मतलब क्या, पूजा करने का तरीका वो डिफरेंट होता है। कुछ लोग सिर्फ फोटो फोटो को मानते ही, ठीक है, कुछ लोग मोनोथिज्म को मानते हैं कि एक ही भगवान है भाई, उसको ही मानते हैं। ये हिंदू समाज में भी है। तो वैसे मुस्लिम समाज में दो सेक्ट्स है बड़े वाले, एक है शिया और दूसरा है सुन्नी। अब ईरान ये कौन सा है? ईरान है सुन्नी, ये शिया देश है। ईरान एक कैसा देश है? शिया देश है। और सऊदी कैसा है? सुन्नी। ये दोनों में क्या है? अब मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर लड़ाई, कौन मुस्लिम जगत का नेता, ठीक है। तो ईरान जब एंटी अमेरिका गया, तो फिर क्या हो गया, जो वेस्ट एशिया है उसमें भी पावर टसल शुरू हो गया, क्योंकि अभी तक ईरान ही किसका दोस्त था? अमेरिका का। बट अब ये ईरान अमेरिका का दोस्त अभी किसका दोस्त बन गया? रशिया का। तो फिर अमेरिका स्टार्टेड टू लुक फॉर न्यू फ्रेंड्स। एक तो इजराइल तो था ही, बट फिर नया दोस्त कौन बना? सऊदी। तो मतलब वही है कि रीजनल सेक्टरियन कोल्ड वॉर बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया ये खड़ा हो गया कि कौन मुस्लिम जगत का नेता है। द रिवॉल्यूशन चैलेंज सऊदी अरेबियाज मोनार्की एंड इट्स क्लेम फॉर लीडरशिप ऑफ द, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? देखो आज भी जब भी वेस्ट एशिया की बात आती है, तो वेस्ट एशिया में 3 पावर सेंटर्स आते हैं। वेस्ट एशिया में 3 सेंटर्स ऑफ पावर आते हैं। 3 सेंटर ऑफ पावर कौन है? एक है सऊदी अरेबिया, दूसरा है ईरान, और तीसरा है इजराइल। So these 3 countries आई फॉर अ डोमिनेंस इन वेस्ट एशिया। मतलब इन तीनों का नजर काय पे रहता है कि किसका दबदबा रहेगा वेस्ट एशिया पे। तो ये टसल तीनों में चलती है, ठीक है। अब ईरान की अगर बात करो, तो इस तीनों की अगर बात करें, तो ईरान जो है, ईरान को किसका सपोर्ट है? रशिया का सपोर्ट है। बट ईरान को रशिया का जो सपोर्ट है वो किसको है? अभी की जो सरकार है अयतुल्ला अली खामेनी, उसको है। अगर ये गिर गई तो क्या होगा? रशिया का अलाई चला जाएगा, बिकॉज वहां पे अगर डेमोक्रेसी आ गई तो भाई बाय डिफॉल्ट वो किसके पक्ष में चला जाएगा? अमेरिका के पक्ष में, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज का अच्छा दोस्त बन जाएगा, और रशिया एक क्रूशियल अलाई गंवा देगा, ठीक है। तो रशिया को डर डर वो है कि भाई नहीं, ईरान में जैसा चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए। सऊदी और इजराइल की अगर बात करें, तो ये दोनों भी देश इसके अलाई है यूएसए के। इजराइल तो इसका ही पिलंटू है, ठीक है, इसने पाला हुआ एक ये है। और दूसरा सऊदी, सऊदी के भी अमेरिका के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। मतलब ये दोनों के रिलेशन यूएसए के साथ इज गुड, एंड दे बोथ आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय इराक। तो ये तीनों भी देश ना एक में के साथ में कंपटीशन करते हैं कि कौन वेस्ट एशिया का डोमिनेंट प्लेयर बनेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और जब ये ईरान रिवॉल्यूशन हुआ, उसके पहले ईरान वाज नॉट अ प्लेयर इन द गेम। उसके पहले सिर्फ 2 ही प्लेयर थे, सऊदी और एक इजराइल था। बट जब ईरान आया, फिर क्या बन गया? दैट बिकेम अ न्यू टारगेट, बिकॉज वो भी क्लेम कर रहा था कि आई आल्सो वांट टू क्लेम द लीडरशिप ऑफ द वेस्ट एशिया। इज इट क्लियर टू? सो दीज 3 आर द सेंटर ऑफ पावर्स इन वेस्ट एशिया। तो इसीलिए आप देखो, अमेरिका जब भी आता है, या फिर जब भी अमेरिकन पॉलिसी की बात आती है, एक तो इजराइल, सऊदी या फिर ईरान, इन तीनों के अराउंड घूमता है, ठीक है। इवन जो अभी पिछले कुछ अप्रैल में वॉर हुआ था, ठीक है, इजराइल और गाजा का वॉर चल रहा था, उसमें ईरान आ गया था। तो इजराइल ने कुछ मिसाइल्स कहाँ पे डाली थी? ईरान पे डाली थी। लगभग 10 दिन वो वॉर चला बिटवीन ईरान एंड इजराइल, ठीक है। अल्टीमेटली अमेरिका आया, अमेरिका ने रोक दिया उसको, ठीक है, बॉम्बार्डिंग करके वगैरह। बट द इशू इज कि भाई ये जो तीनों का पावर टसल है, दिस इज फॉर डोमिनेंस इन वेस्ट एशियन रीजन। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब फिलहाल का जो अब ये प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट कैसे ट्रिगर्ड हुआ? तो जो मैंने बताया, वन ऑफ द मेन रीजन वाज इकोनॉमिक हार्डशिप फेस बाय द कॉमन पीपल ऑफ ईरान। उसमें भी जो इकोनॉमिक हार्डशिप किसने फेस किया? तो बिजनेसमैन ने। तो वही है, द प्रोटेस्ट बिगैन एज डिमॉन्स्ट्रेशन इन तेहरान बाजार्स वर रैम्पेंट inflation but have spread across the country and morphed into more general protest against the regime। मतलब शुरुआत हुआ इकोनॉमिक एंगल से, बट अभी बाकी के भी विषय उसमें आ गए कि देखो भाई, ये रेजिम हमारे साथ आर्थिक तो मतलब इकोनॉमिक एंगल से तो हमारी लगी है, बट उसके साथ साथ बाकी की भी चीजें क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। तो वो रहता है ना कि प्रेशर कुकर, आप एक लिमिट तक चीजें दबा के रख सकते हो, बट एक लिमिट के बाद क्या होता है? वो कुकर फूट जाता है। वैसे अभी ईरान में हुआ है।
Concerns over inflation came when the prices of basic goods like cooking oil and chicken dramatically spiked overnight. रातों रात चीजें बहुत ज्यादा दाम बढ़ गए, with some products vanishing from the shelves altogether. ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट फिर शुरू हुए और ये प्रोटेस्ट देखते देखते रातों रात पूरे देश में फैल गए। ठीक है, जैसे मैंने बताया 100 से ज्यादा सिटीज में फिलहाल ये प्रोटेस्ट चल रहा है, एंड दैट टू इन 31 प्रोविंसेस. द प्रोटेस्ट व्हिच बिगन इन तेहरान और poor economic conditions have spread to 100 cities and 31 protests. और अभी तक ऐसा बोला जा रहा है कि 500 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स उसमें मारे गए। ये अभी तक देखो, जैसे ही प्रोटेस्ट शुरू हुआ, प्रोटेस्ट बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। ईरान की सरकार को लगा कि भाई कम हो जाएगा, बट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो ईरान ने क्या किया, ईरान ने जो इंटरनेट था वो बंद कर दिया, क्योंकि बाहर वालों को पता ना चले कि हम क्या कर रहे हैं। बट जो अंदर के जो कुछ है लोग हैं, उनके माध्यम से ऐसा पता चला है कि अभी तक 500 से ज्यादा लोग क्या हुए, मारे गए। बट ये आंकड़ा शायद से डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। ठीक है, करप्शन, और दूसरा कारण क्या है, एक तो भाई इकोनॉमिक हार्डशिप, दूसरा कारण है करप्शन अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कुछ भी काम करना था लोगों को तो पैसे देना आवश्यक बन गया था। मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स एंड द कन्वर्जेंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने बताया पानी का किल्लत, तो मतलब सरकार को एटलीस्ट नियोजन करना चाहिए था, वैसा कुछ उन्होंने किया नहीं, और ये हो गया। एंड स्टैग्नेंट लीडरशिप हैज द गवर्नमेंट ऑन द ब्रेक। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से थे, तो जैसा अभी मैंने बताया कि रिसेंटली अप्रैल के महीने में इजराइल और ईरान का वॉर हुआ था 10 दिन का। तो लोगों को लग रहा है कि भाई बिन फालतू आपने क्यों आप इन्वॉल्व हो रहे हो, आपको आपके प्रॉब्लम नहीं दिख रहे हैं, जो डे टू डे प्रॉब्लम हमारे आप उसको सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप किस में इन्वॉल्व हो रहे हो, दूसरे देश के प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो रहे हो। दैट वाज वन ऑफ द रीजन। एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक क्रिपलिंग सैंक्शंस and a potential new war with United States and Israel has left the state paranoid and the population, मतलब लोगों में ऑलरेडी लोग क्या हो चुके हैं, बेचैन हो चुके हैं कि भाई हमको हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह हमारी सरकार क्या कर रही है, दूसरों के प्रॉब्लम में इंटरफेयर कर रही है। तो पीपल आर क्वाइट वरीड, और ऑलरेडी इकोनॉमिक सैंक्शंस आर देयर। अमेरिका ने आर्थिक निर्बंध लगाए हुए, उसके कारण इस देश के साथ कोई भी देश दुनिया का व्यापार नहीं कर सकता है। मतलब इनके पास इतना बड़ा नेचुरल रिसोर्सेस होने के बावजूद ये किसी के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हैं, उसके कारण इनको इनकमिंग सोर्स ही नहीं है। तो इनकमिंग सोर्स ना होने के कारण क्या हो रहा है, ऑलरेडी इनकी इकोनॉमी की बाट लगी हुई है। तो उस पर काम करने के वजह सरकार क्या कर रही है, भी नहीं कर रही। तो ऐसा एक प्रकार का माहौल ईरान की सोसाइटी में बना और उसी का कन्वर्जन कायम हुआ, इतने बड़े प्रोटेस्ट में हो रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ईरान्स प्रेजेंट कंडीशन। तो जैसे जैसे अभी चीजें वहां पे एक्सप्लोर होंगी, शायद से क्या पता कि ऐसा भी बोला जा रहा है कि अयतुल्ला अली खामेनी एक टाइम पे अगर प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ता है तो ही वॉज प्लानिंग टू लीव फॉर रशिया, मतलब देश छोड़ के रशिया में जाने वाला भी था, ऐसा भी बोला जा रहा है। तो अभी कैसे वहां पे घटनाएं होती है उसके आधार पे फिर आने वाले समय में आप वॉच रखिए कि वो अगर भागता है तो फिर क्या होगा। लोग डिमांड क्या कर रहे हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो शाह है, राजा है, उसके समय का जो शासन था वो वापस लाया जाए। अब ये डिमांड करने वाले प्रोमिनेंटली कौन है, युवा पीढ़ी, जेनजी। अब ये जेनजी का अगर देखा जाए ना, तो जेनजी को क्या चाहिए, आजादी चाहिए। जेनजी को क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। और ये जो इस्लामिक रूलर है ये वो दे नहीं रहे। ये बोल रहे कि भाई हिजाब पहनो, ये बोल रहे भाई ये ऐसा करो, इस्लामिक कानून के हिसाब से काम करो। एजुकेशन में भी वहां पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। तो ऐसे कंडीशन में दीज जेनजीज ऑफ ईरान दे आर वाचिंग वेस्टर्न कंट्रीज कि भाई देखो भाई उसके तो देश में वैसा हो रहा है, वहां पे तो आजादी है, ये सब चीज है, हमारे देश में तो हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ प्रोटेस्ट बाय जेनजीज। जो 2022 का मैंने बताया ना माशा अमीनी का, उसने क्या किया था, सिर्फ हिजाब निकाल के वो आई थी पब्लिक प्लेस में, उसको अरेस्ट कर लिया। मतलब हिजाब नहीं पहनने से भी अगर आप अरेस्ट कर रहे हो और मार दे रहे हो तो ये तो बहुत बड़ा इशू। तो उसके कारण क्या हो रहा है ना कि ये इस्लामिक रिवॉल्यूशन जिस पर्पस का हो रहा था, जिस पर्पस के लिए हुआ था, उसका और आज की पीढ़ी का कनेक्शन कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस्लामिक रिवॉल्यूशन कब हुआ, 1979। आज कौन सा साल चल रहा है, 2026। कम से कम 45 ईयर्स हो गए। 45 ईयर्स मतलब बहुत लंबा समय होता है। ठीक है, और ये आज का जो जेनजी है किसको देश दोष दे रहा है, उनके माँ बाप को दे रहा है कि भाई देखो आपने अगर उस टाइम पे अगर प्रोटेस्ट नहीं किया रहता, इस्लामिक रिवॉल्यूशन नहीं किया रहता, तो आज ऐसे हालात नहीं रहते। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ रहा है? ठीक है, और बेरोजगारी बहुत बड़े लेवल से बढ़ी हुई है ईरान में वगैरह, तो उसके कारण ये जो युवा वर्ग है ये सामने आ रहा है। भाई जॉब नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहे, इकोनॉमिक सोर्सेस नहीं है। ठीक है, जहाँ पे भी, और फॉरेन में है तो फॉरेन में भी जा नहीं सकते, वो उस पर भी लिमिटेशंस है। तो बहुत सारा क्या है, एक रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। तो उसके कारण चीजें जिस तरीके से चीजें मिलनी चाहिए या फिर एक्सप्लोर होनी चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अब आएंगे, अब दूसरा न्यूज जो हमारा है अगेन ट्रम्प के ऊपर है। ट्रम्प का क्या न्यूज है,
ट्रम्प ने क्लेम किया है कि वो किसको ये करने वाला है, इन्वेट करने वाला है, ग्रीनलैंड को। अब ग्रीनलैंड क्या है? सबसे पहला तो वो है, बहुत लोगों को लगता है कि ग्रीनलैंड इज अ कॉन्टिनेंट। ग्रीनलैंड इज नॉट अ कॉन्टिनेंट। अगर वैसा रहता तो बचपन से हम लोगों को पढ़ाया रहता। तो ग्रीनलैंड क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड। क्या है ग्रीनलैंड? दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, ठीक है, या फिर आप आइलैंड नेशन भी कह सकते हो। बट ग्रीनलैंड ये इंडिपेंडेंट देश नहीं है, ठीक है। ट्राई टू पुट दिस क्लियरली, बट ग्रीनलैंड इज नॉट अ इंडिपेंडेंट कंट्री। ग्रीनलैंड ये क्या है ना, ये फिलहाल ये किसके कौन से देश के अधिकार में आता है? डेनमार्क। दिस इज द ऑटोनॉमस टेरिटरी ऑफ डेनमार्क। कैसा टेरिटरी है? ऑटोनॉमस टेरिटरी। ऑटोनॉमस टेरिटरी मतलब इसको खुद का रूल करने का अधिकार डेनमार्क के शासन ने इसको दिया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो डेनमार्क को खुद का राष्ट्र प्रधानमंत्री है, तो इनकी खुद की सरकार है। और ये सरकार किसके साथ मिलकर काम करती है? डेनमार्क के साथ। मतलब इसका इंटरनल मैटर ये खुद देखते हैं, और इसका जो एक्सटर्नल अफेयर है, मतलब जैसा फॉरेन अफेयर्स वगैरह है, ये कौन देखता है? डेनमार्क का गवर्नमेंट देखता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मतलब इसको ऑटोनॉमी दी है डेनमार्क के कंट्री के अंदर। सो ओवरऑल अगर आपको कोई पूछता है कि ग्रीनलैंड ये किस देश का हिस्सा है, तो दिस इज ऑफिशियली द पार्ट ऑफ डेनमार्क। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ। बट क्या ग्रीनलैंड सर आजादी के लिए कोशिश कर रहा है क्या? तो आंसर है यस, ठीक है। ग्रीनलैंड इज ट्राइंग टू बिकम अ इंडिपेंडेंट कंट्री फ्रॉम डेनमार्क, मतलब खुद का एक अलग से देश निर्माण करने का इसका इरादा है। बट इशू क्या है कि ग्रीनलैंड के पास में उतने रिसोर्सेस नहीं है कि जिसके आधार पे ये क्या बन सके? आजाद देश बन सके। अगर इसको देश बनना है आजाद, तो भी इसको इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली किस पर निर्भर रहना पड़ेगा? डेनमार्क पे निर्भर रहना पड़ेगा। और डेनमार्क में ऐसा कुछ बोला नहीं अभी तक कि हम आपको सपोर्ट देंगे करके। डेनमार्क का कहना है कि अगर आप हमारे इलाके, हमारे अधिकार में रहते हो, तो फिर हम सब मदद करेंगे। बट अगर आप इंडिपेंडेंट बनोगे तो हमारी तरफ से किसी भी प्रकार की मदद आपको प्रोवाइड नहीं की जाए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो फिलहाल ये डेनमार्क का हिस्सा है, और इस पर क्लेम कौन कर रहा है? अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि ये किसका होना चाहिए? अमेरिका का होना चाहिए। किसके लिए अमेरिका का होना चाहिए? बिकॉज ऑफ इज क्रूशियल लोकेशन। जोग्राफिकल लोकेशन जो है उसके कारण ये किसका होना चाहिए? अमेरिका का होना चाहिए। इसका किसका कहना है? डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। बट क्या सिर्फ एक ही रीजन है क्या? नहीं। तो लोकेशन के हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ना अमेरिका का एक एयर बेस है, ठीक है। अमेरिका का क्या है? एयर बेस ऑलरेडी है, और वो डेनमार्क के साथ म्यूचुअली उन्होंने बनाया हुआ है, ताकि भाई ऊपर से रशिया या फिर चाइना कोई अगर मिसाइल अटैक करता है तो उसको डिटेक्ट कर सकता है ऑलरेडी। मतलब सिक्योरिटी वाइज देखा जाए तो अमेरिका ऑलरेडी इज देयर, ठीक है। बट अभी वो क्या बोल रहे हैं भाई? बोल रहे हैं कि नहीं भाई, मेरे को सिक्योरिटी के लिए चाहिए। सिक्योरिटी के लिए नहीं चाहिए। किसके लिए चाहिए? पैसे के लिए चाहिए। क्यों? क्योंकि डेनमार्क के पास भी क्या है? रेयर अर्थ मेटल है, ठीक है। इसके भी पास नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है, और ऐसा बोला जाता है कि इसके नीचे भी ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स बड़े बड़े हैं। तो उसके कारण अमेरिका या फिर डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग टू कैप्चर। क्लियर टू एवरीवन? इसका जो कैपिटल सिटी है थोड़ा देखो। अब ये मैप बेस पे भी सवाल जनरली कॉमन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, द कैपिटल सिटी ऑफ डेनमार्क इज नुक। क्या है? नुक, ठीक है। अब इसका बॉर्डर देखो आप। अब दिस इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय द ओशन, ठीक है। अब इसको आइलैंड कहते हैं क्या? नहीं। डेनमार्क का जो टेरिटरी है, मोर देन 80% ऑफ डेनमार्क टेरिटरी इज कवर्ड विद आइस, परमानेंटली फ्रोजन आइस, ठीक है। 80% से ज्यादा। और इसका अगर बॉर्डर रीजन की बात करें तो नॉर्दर्न साइड से अगर देखा जाए तो इट इज कवर्ड बाय आर्कटिक सी। तो लगता है आर्कटिक सी। इसके ईस्टर्न साइड पे देखा जाए तो इसकी बॉर्डर किसको अटैच्ड है? ग्रीनलैंड सी। नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, सॉरी साउथ ईस्टर्न साइड से देखा जाए तो इसकी बॉर्डर, सॉरी साउथ साइड से देखा जाए तो इसकी बॉर्डर इज अटैच्ड टू द नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है। ईस्टर्न साइड, नॉर्थ ईस्टर्न साइड, सॉरी साउथ ईस्टर्न साइड से देखा जाए तो इट इज बॉर्डर इज शेयर्ड बाय डेनमार्क स्ट्रेट। इधर से देखा जाए वेस्ट साइड से तो इट्स बॉर्डर इज शेयर्ड बाय बैफिन बे। बैफिन बे मतलब इस साइड आता है कनाडा। कनाडा से ये अलग है, किससे? बैफिन बे से, ठीक है। तो दिस इज द बॉर्डर रीजन ऑफ ग्रीनलैंड, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? साउथ से किससे आता है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन से कवर है। नॉर्थ से आर्कटिक ओशन से इसकी बॉर्डर लगती है। और ईस्ट से देखा जाए तो ग्रीनलैंड सी, और वेस्ट से देखा जाए तो बैफिन। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रीनलैंड, ध्यान में रखना, ठीक है। इसका कैपिटल सिटी क्या है? नुक, ठीक है। क्या आगे चलते हैं। अब अबाउट ग्रीनलैंड थोड़ा इसके बारे में ना जानकारी ले लो, बिकॉज सवाल पूछे जाने की संभावना है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, नॉट, इट इज नॉट अ कॉन्टिनेंट,
located between the continents of North America and Europe in the North Atlantic. एक साइड में नॉर्थ अमेरिका और दूसरी साइड में यूरोप है, इसके बीच में क्या आता है, ग्रीनलैंड आता है. इट इज अ जोग्राफिकली कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट. किसका हिस्सा माना जाता है कॉन्टिनेंट वाइज? नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा माना जाता है. इट वाज वंस अ डैनिश कॉलोनी एंड इज नाउ एन ऑटोनोमस प्रोविंस ऑफ, मतलब इसको डेनमार्क के अंदर ही क्या दिया गया, ऑटोनॉमी दी गई है. ठीक है. इसके बाद अब बॉर्डर्स ऑफ ग्रीनलैंड किसको अटैच्ड है थोड़ा देखो. इट इज सराउंडेड बाय आर्कटिक ओशन टू द नॉर्थ. नॉर्थ से आर्कटिक ओशन, साउथ से अटलांटिक ओशन. ठीक है. ईस्ट से ग्रीनलैंड सी और वेस्ट से बैफिन बे. बस. ठीक है. बाय द ग्रीनलैंड सी टू द ईस्ट, बाय द नॉर्थ अटलांटिक ओशन टू द साउथ ईस्ट और साउथ, डेविस स्ट्रीट टू द साउथ वेस्ट एंड बैफिन बे टू द वेस्ट. तो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन इसका याद कर लेना, सवाल पूछा जा सकता है. ग्रीनलैंड स्पैन्स अप्रोक्सीमेटली, कितना एरिया इसका, 2,1,66,086 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है. मेकिंग इट लार्जर देन मेनी कंट्रीज कंबाइंड. कितनी आबादी होगी ग्रीनलैंड की? तो 56,000. कितनी आबादी है? ओनली 56,000. और उसमें के 20,000 लोग उसकी राजधानी में रहते हैं, नुक में रहते हैं. तो आप सोचिए बाकी का ग्रीनलैंड पूरा, अंदर का ग्रीनलैंड तो पूरा खाली. बिकॉज यहाँ पे जो क्लाइमेट है ना, दैट इज क्वाइट हार्श. यहाँ पे टेम्परेचर, लोवेस्ट टेम्परेचर जाता है -50 डिग्री सेल्सियस और हाईएस्ट समर में टेम्परेचर जाता है अराउंड 12 to 15 डिग्री सेल्सियस. मतलब आप समझ सकते हो कि कितना एक्सट्रीम और हार्श क्लाइमेट है, और ऐसे हार्श क्लाइमेट में सर्वाइवल इज क्वाइट टफ. सो दैट्स व्हाई इसका लगभग मोस्ट ऑफ द ग्रीनलैंड खाली है. About 80% of its surface is covered by ice caps and glaciers, making it the second largest ice sheet covering after Antarctica. ठीक है. तो मतलब पर्यावरण के हिसाब से देखा जाए तो इसका महत्व बहुत ज्यादा है. ठीक है. अब देखो इसकी जो भाषा है वो कौन सी है? ग्रीनलैंडिक इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, व्हाइल डैनिश एंड इंग्लिश आर आल्सो वाइडली स्पोकन. और इसका नेशनल डे जो है ग्रीनलैंड डे करके जून 21 को सेलिब्रेट किया जाता है. जून 21 इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर एंड इज सेलिब्रेटेड एज ग्रीनलैंड्स नेशनल डे. देखो यूपीएससी ऐसे ही पॉइंट डाल देता है. ठीक है. कि 21 जून, हमको तो ये याद रहता है कि ये साल का सबसे बड़ा दिन है, बट यही दिन ग्रीनलैंड का क्या रहता है, राष्ट्रीय दिवस करके सेलिब्रेट किया जाता है. पॉलिटिकली ग्रीनलैंड गेन्ड होम रूल इन 1979. होम रूल मतलब स्वयं शासन करने का अधिकार ग्रीनलैंड ने कब जीता? 1979. एंड एक्सपांडेड सेल्फ गवर्नमेंट इन 2009, giving it authority over domestic affairs like healthcare and education. Denmark retains control over defense, foreign policy and monetary policy. मतलब एक्सटर्नल मैटर में डेनमार्क काम करता है और इंटरनल मैटर का पूरा अधिकार किसको दिया गया? ग्रीनलैंड की सरकार को दिया गया. इसलिए ग्रीनलैंड का खुद का क्या है? प्रधानमंत्री है. तो नोटेबली अमेरिका का जो एयरबेस है उसका नाम क्या है? पिटुफिक स्पेस बेस. तो दिस इज द ऑफिशियल, जिसको थुल्स एयरबेस भी कहा जाता है. So this Thule air base is basically the air base situated by the American government there in coordination with the Denmark. तो दोनों भी मिलके क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं कि भाई कोई भी मिसाइल अगर है तो ये क्या कर सकता है? डिटेक्ट कर सकता है. मतलब ऑलरेडी एयर डिफेंस सिस्टम एस्टेब्लिश वहां पे की गई है. किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा. तो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहा है कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, क्यों चाहिए? तो एक उसका लोकेशन है. ये सब क्या है? ये सब फेक है, फेक नैरेटिव है. किसके लिए जनरेट किए जा रहे हैं? को पता है कि इसमें रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस, वो हमको चाहिए, तो फिर उसके लिए पूरा ग्रीनलैंड हमारे पास होना आवश्यक है. अब व्हाई इज द यूनाइटेड स्टेट इंटरेस्टेड इन ग्रीनलैंड? तो ग्रीनलैंड, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, इज सिचुएटेड बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड आर्कटिक, पोजिशनिंग इट वेल फॉर अर्ली वार्निंग सिस्टम अगेंस्ट मिसाइल अटैक एंड टू मॉनिटर वेसल्स इन द रीजन. मतलब उस रीजन में जो भी जहाज इधर उधर से जाते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि रशिया के जहाज, चाइना के जहाज उस रीजन में घूमते रहते हैं. तो डोनाल्ड ट्रंप का क्लेम ऐसा है कि भाई ये जो रशिया और चाइना के जहाज घूम रहे हैं, इनको भी कंट्रोल करना है. और दूसरा क्या है? स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उस पर कंट्रोल हमारा होना चाहिए. और ऊपर से अगर कोई मिसाइल आती है तो वो भी हमको वॉच करना है. तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? ग्रीनलैंड पे हमारा रूल चाहिए. ठीक है. दूसरा, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर यूएस कंसिडर्ड प्लेसिंग न्यूक्लियर मिसाइल ऑन द, कोल्ड वॉर के समय अमेरिका ने ये भी प्लान किया था कि यहाँ पे क्या न्यूक्लियर मिसाइल रखते हैं ताकि भाई यूएसएसआर वाला ऊपर से डालेगा तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. बट अल्टीमेटली ड्रॉप द प्लान ड्यू टू इंजीनियरिंग चैलेंजेस एंड डैनिश अपोजिशन. मतलब डैनिश मतलब डेनमार्क ने भी इसको अपोज किया था. उसके बाद रिसेंटली देयर हैज बीन अ ग्रोइंग इंटरेस्ट इन ग्रीनलैंड्स
natural resources including rare earth, mineral, uranium and iron mining. देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना फिलहाल के टाइम पे जिसको हम लोग बोल सकते हैं सोना, द मोस्ट वैल्यूएबल देन गोल्ड, कौन है? रेयर अर्थ मेटल्स। ठीक है, ये रेयर अर्थ मेटल क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इसका मोर देन 90% ऑफ द जो प्रोड्यूसर है वो कौन है? चाइना करता है। कितना? मोर देन 90% प्रोडक्शन अकेला चाइना कर रहा है। मतलब दुनिया में अगर कोई चीज बनानी है और स्पेसिफिकली रेयर अर्थ मेटल का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? तो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। ठीक है, जो भी डिवाइसेस जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, आपके गाड़ी से लेके आपके साइकिल से लेके जहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, हर चीज में रेयर अर्थ मेटल इज यूज्ड। तो ऐसे कंडीशन में इसका इकलौता मेजर प्रोड्यूसर कौन है? चाइना। और चाइना के पास उतना रिसोर्सेज है करके प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अमेरिका को भी क्या चाहिए? अमेरिका इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर रेयर अर्थ मेटल। तो इनडायरेक्टली अमेरिका वांट्स टू डू अवे विद द डिपेंडेंस ऑन चाइना। तो इसलिए वो ढूंढ रहा है कि कहाँ से इसको निकाल सकते हैं। तो ग्रीनलैंड के पास क्या है सबसे बड़ा रिसोर्स? रेयर अर्थ मेटल। ठीक है, उसके बाद साइंटिस्ट ऑल्सो बिलीव द रीजन में हैव सब्सटेंशियल ऑयल एंड गैस रिजर्व। हो सकते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, सारे दुनिया के देशों का ध्यान अभी जा रहा है, एक तो अंटार्कटिक पे जा रहा है और दूसरा जा रहा है आर्कटिक पे। क्यों जा रहा होगा? सारे दुनिया के देश ना, इवन इंडिया इज ऑल्सो प्लानिंग टू हैव बेस इन अंटार्कटिका में तो है हमारा, बट आर्कटिक में भी हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों ऐसा? बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग। देखो मतलब कैसा है, इंसान का ग्रीड कैसा है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्रिवेंटिंग इट हम लोग भी क्या सोच रहे हैं, नहीं भाई देखो होने तो वाला ही है, सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग से वो मेल्ट होने वाला है। आर्कटिक ओशन भी मेल्ट होगा और अंटार्कटिका भी मेल्ट होगा, बट जब ये मेल्ट होगा तो इसके नीचे जो सालों साल से दबा हुआ नेचुरल रिसोर्स है वो आएगा, उसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत आसान बन जाएगा। और फिर उसके लिए रेस, उसके लिए जंग खड़ी होंगी कि कौन वो रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट करे। तब जाके जो पहले वहां पे प्रेजेंट रहेगा उसका वो माल बन जाएगा। तो इसीलिए एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू जस्ट बी देयर ऑन अ स्पेसिफिक टाइम। जो बोलता है ना, राइट मोमेंट पे राइट पर्सन जो रहता है वो गेम जीत लेता है, वैसा ही खेल। तो अमेरिका को पता है ग्रीनलैंड पे भले ही पूरा आइस है, बट कल जाके ग्लोबल वार्मिंग हुआ तो बर्फ मेल्ट होगा, बर्फ मेल्ट हो जाएगा तो भाई उसके नीचे जो दबे हुए रिसोर्सेस है सालों साल से, उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो विद ग्लोबल वार्मिंग दीज रिसोर्सेस में बिकम more accessible as the massive ice sheet covering the island. अब अमेरिका आर्कटिक में नहीं जा सकता। आर्कटिक में क्यों नहीं जा सकता? बाजू में बैठा है यूएसएसआर, रशिया। तो रशिया वहां पे ऑलरेडी है, क्योंकि रशिया की बॉर्डर ही आर्कटिक को लग के आती है। तो ऐसे कंडीशन में अमेरिका को पता है कि वहां पे गए तो झगड़ा तय है, तो उससे अच्छा क्या करो, एक तो भाई अंटार्कटिका में जाते ऊपर, फिर ग्रीनलैंड में जाते, और ग्रीनलैंड के पास का जो आर्कटिक का रीजन है उसको टैप करते हैं, ताकि भाई जो रिसोर्सेज वहां से मिलेंगे वो हम लोग ले लेंगे। समझ में आ रहा है? तो लिटरली जो कोशिश होनी चाहिए ग्लोबल वार्मिंग रोकने की, कोई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। ये सब जो फिर ये मीटिंग होती है हम लोग जो पढ़ते हैं, ये सिर्फ किताबी बातें। ठीक है, तो देखो ये रिसोर्सेज का एक मैप है। सो शी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीनलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पूरा मैप लगाया गया है और कहाँ कहाँ पे मिनरल्स है। तो ये पूरे बॉर्डर रीजन में मिनरल्स आते हैं ग्रीनलैंड के, और कल जाके अगर ये बीच में का बर्फ पिघल गया, यहाँ पे भी क्या होंगे? मिनरल्स दिखेंगे, वो भी एक्सप्लॉइट वो कर सकता है। तो दैट्स व्हाई डोनाल्ड भाऊ बिजनेसमैन है, पूरा बिजनेस खेल रहा है। क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्ट। सिंपल है जो मैंने अभी बताया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लोकेशन ऑफ ग्रीनलैंड। ठीक है, व्हाट इज द आंसर? ऑनलाइन चैट सेक्शन में आप आंसर दे सकते हो। ऑल 3 बराबर है। So the correct answer of this question is C. क्या है? How many of the statement given above are correct? Correct पूछे तो surrounded by the Arctic Ocean in the north बराबर है, ये पहला करेक्ट। नॉर्थ अटलांटिक ओशन इन द साउथ, यस। ठीक है, बैफिन बे टू द वेस्ट, और ईस्ट को किससे? ऑन ईस्टर्न साइड ग्रीनलैंड सी। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट माधव गाडगिल। पता है कौन थे? ठीक है, पता है क्या? नहीं पता है? ठीक है, तो माधव गाडगिल वाज अ इकोलॉजिस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट, पर्यावरणवादी थे। पर्यावरण में इनका बहुत बड़ा अहम भूमिका है। एंड दिस गाडगिल, माधव गाडगिल, ही इज फेमस स्पेसिफिकली फॉर हिज रिपोर्ट ऑन वेस्टर्न घाट। इसके लिए फेमस है ये,
फॉर हिज रिपोर्ट्स ऑन वेस्टर्न घाट। जो पश्चिम घाट है ना, पश्चिम घाट मतलब कौन सा, गुजरात से शुरू होता है और कहाँ पे जाता है, केरला, केरला के नीचे श्रीलंका तक जाता है। तो ये वेस्टर्न घाट है ना, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनवायरनमेंट। हॉटस्पॉट इसीलिए कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी मिलती है ये दुनिया में बहुत कम जगहों पे मिलती है और ये खतरे में है। तो इसको बचाने के लिए ना एक कमेटी का गठन किया गया था 2010 में। वो कमेटी जिस व्यक्ति के लीडरशिप में बनाई गई थी उसका नाम था माधव गाडगिल। और अभी ये चर्चा में इसलिए बिकॉज इनका अभी रिसेंटली देहांत हो चुका है, डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो देखते वाई इन द न्यूज पायोनियरिंग इकोलॉजिकल साइंटिस्ट Madhav Gadgil died on 7 January in Pune after a brief illness. He was one of India's foremost voices on ecology and environmental protection. ठीक है, अब इनकी अगर बात करें कंट्रीब्यूशन की तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जिसके लिए माधव गाडगिल जाने जाते हैं और यूपीएससी एस्पिरेंट को इनके बारे में पता होना ही चाहिए, दैट इज फॉर हिज रिपोर्ट्स ऑन वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, इन अ स्टोरी career as an ecologist, his seminal work as chairman of the Western Ghats Expert Ecology Panel stands out. तो ये वेस्टर्न घाट्स एक्सपर्ट इकोलॉजी पैनल जो बैठा था, इसने रिपोर्ट दिया था इन मार्च 2010। द वेस्टर्न घाट्स एक्सपर्ट इकोलॉजी पैनल constituted in view of the region's environmental sensitivity and ecological significance, its complex geography and threat of a climate change। तो इसको बोला गया था कि आप बताओ कि वेस्टर्न घाट को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, इसका रिपोर्ट बनाने के लिए इनको बोला गया था। अब ये रिपोर्ट जो इन्होंने बनाई थी, सो गाडगिल पैनल designated entire 1,29,037 square kilometer extent of Western Ghat as an ecologically, मतलब ये गाडगिल कमेटी को बोला गया कि भाई रिपोर्ट बनाओ, काय पे रिपोर्ट बनाओ, तो वेस्टर्न घाट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, क्लाइमेट चेंज से कैसे बचाया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या करना आवश्यक है, इस पर रिपोर्ट बनाने के लिए किसको बोला था, गाडगिल कमेटी को बोला था। और ये 2010 में इसने रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट में इसने क्या बोला कि कितना एरिया वेस्टर्न घाट का, 1,29,037 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ऑलमोस्ट वेस्टर्न घाट को इसने क्या घोषित किया था, इकोलॉजिकली सेंसिटिव। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया का मतलब होता है पर्यावरण के हिसाब से ये एरिया बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है, इस एरिया में कुछ भी करना प्रतिबंधित होना चाहिए। मतलब कुछ भी करना मतलब क्या, ना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुड बी अलाउडेड, ना डेवलपमेंटल एक्टिविटी शुड बी अलाउडेड, तभी जाके इसको बचाया जा सकता है। ऐसा किसका कहना था, गाडगिल कमेटी का कहना था। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, इसने बोला कि पूरा वेस्टर्न घाट को रोक दो, वेस्टर्न घाट में जो हो रहे कंस्ट्रक्शन है उसको रोक दो। इसका मतलब वेस्टर्न घाट के साइड में क्या है, कोकण का रीजन आता है, हमारे यहाँ पे कोकण का रीजन आता है, नीचे कर्नाटका है, फिर नीचे जाओ तो केरला है। और दिस रीजन पूरा देखा जाए तो बीचेस आर देयर, बीचेस है मतलब क्या बनते हैं, रिसोर्ट्स बनते हैं, तो रिसोर्ट्स भी नहीं बनेंगे, ऐसा इसने बोला। जो सिटीज का डेवलपमेंट होना चाहिए वो भी नहीं होना चाहिए, ऐसा ही इसने बोला। और बहुत कम स्कोप इसने रखा, मतलब अगर आपको सिटीज कंस्ट्रक्ट करनी है या फिर आपको घर कंस्ट्रक्ट करना है तो वो भी पर्यावरण पूरक होने चाहिए, इस प्रकार का इसने अलाउ किया था। बाकी पूरे कंस्ट्रक्शन इसने क्या किए थे, इसने बोला था कि भाई ये सब रुकने चाहिए, तभी जाके बचाया जा सकता है। क्या होगा, इंडिया में रिपोर्ट कचरे में डाल दिया जाता। इंडिया में जो भी रिपोर्ट आते हैं प्रिडोमिनेटली कहाँ पे जाते हैं, डस्टबिन या फिर वो धूल खाते हुए फाइल के जो स्टैक्स रहते हैं उसमें रखे जाते हैं। इसका भी वही हुआ। ठीक है, इट असाइन्ड 3 लेवल्स ऑफ सेंसिटिविटी फॉर वेरियस जोन्स, कैटेगराइजिंग देम एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन। It also recommended the creation of a 24-member Western Ghat Ecology Authority. इसने बोला कि भाई एक 24 मेंबर का एक दल बनाओ जिसका नाम है वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी अथॉरिटी, a statutory authority appointed by Environmental Ministry under the Environmental Protection Act to oversee the protection of ESZ। मतलब इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन को ऑब्जर्व करने के लिए क्या करो, एक 24 मेंबर का दल बनाओ और जो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के अंदर में काम करेगा और देखेगा कि भाई बराबर से चीजें हो रही है कि नहीं हो रही है। बट अगेन ये भी इसका रिकमेंडेशन माना क्या, नहीं माना। द रिपोर्ट वाज स्ट्रांगली अपोज्ड स्पेशली बाय गवर्नमेंट ऑफ केरला एंड, बिकॉज मेजर जो वेस्टर्न घाट है वो कहाँ में आता है, इन 2 स्टेट्स में आता है। तो इन दोनों देशों के सरकारों ने इसको बहुत विरोध किया। विरोध क्यों किया, बिकॉज ये साफ तौर से इसमें लिखा गया था कि किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट इस इलाके में अलाउड नहीं होना चाहिए। फॉलोइंग द अपोजिशन टू द रिपोर्ट, द एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री कंस्टिट्यूटेड, दूसरी कमेटी बैठाई, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने इसके रिपोर्ट डिनाई की और दूसरी कमेटी बैठाई। दूसरी कमेटी का नाम था हाई लेवल वर्किंग ग्रुप कमेटी अंडर द स्पेस साइंटिस्ट के कस्तूरी रंजन। दूसरे जो साइंटिस्ट थे के कस्तूरी रंजन, उसके अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जिसका नाम था हाई लेवल वर्किंग ग्रुप। और इनको बोला गया कि अभी आप बताओ
कि क्या होना चाहिए, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम लोग वेस्टर्न घाट को, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में ये के कस्तूरी रंजन ने फिर जो इलाका माधव गाडगिल ने टोटल कितना बताया था, 1,29,000 स्क्वायर किलोमीटर का, वहां से कम करके कस्तूरी रंजन ने बोला कि ठीक है उतना नहीं करना है तो एटलीस्ट आपको मिनिमम 56,825 स्क्वायर किलोमीटर का जो वेस्टर्न घाट का इलाका है उसको आपको इकोलॉजिकली सेंसिटिव घोषित करना पड़ेगा, बाकी के लेवल पे आप डेवलपमेंट कर सकते हो, बट वो भी रेस्ट्रिक्टेड मैनर में। तो subsequently the high level working group report of 2013 proposed to demarcate this much area of the Ghats region as ecologically sensitive, but again ये भी रिपोर्ट क्या है, तो भी फिर स्टेट गवर्नमेंट ने विरोध किया कि ऐसा कैसा कर रहा है भाई, ठीक है। तो अभी तक दोनों भी कमिटीज के रिपोर्ट एक्सेप्टेड नहीं है, ना गाडगिल कमेटी ना कस्तूरी रंजन कमेटी। अब देखो इशू ऐसा है ना कि उसके बाद जब गाडगिल कमेटी जब बैठी 2010 में, उसके बाद अभी तक वेस्टर्न घाट में 3 से 4 बड़े इवेंट्स हो चुके हैं, नेचुरल इवेंट्स, कि जिसमें भाई सीधे गांव के गांव दब गए। एक मालीन नाम का गांव था, पुणे डिस्ट्रिक्ट में आता है, जहां पे लैंडस्लाइड हुआ था। तो वो लैंडस्लाइड जो हुआ था अगेन दैट वाज बिकॉज ऑफ द इलीगल डेवलपमेंट व्हिच टुक प्लेस इन दैट एरिया। वो डेवलपमेंट में वो बारिश हुई, बहुत जम के बारिश हुई मानसून में, और वो मानसून में वो पूरा गांव ही गायब हो गया। 250 लोग एक झटके में मारे गए, मोर देन 200 लोग एक झटके में मारे गए, गांव का गांव दब गया पूरा। और उसके बाद ऐसे 2-3 इवेंट, मेजर इवेंट हुए वेस्टर्न घाट में जो बताते हैं कि वेस्टर्न घाट बहुत ही सेंसिटिव है। अगर वहां पे आप अगर डेवलपमेंट करते हो तो लिटरली इट विल लीड टू अवर डिस्ट्रक्शन इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। और ये पहले किसने बताया था 2010 में, गाडगिल ने बताया था। रिपोर्ट माना क्या, नहीं माना, लोग मारे गए और मरते ही जा रहे। इशू यही है, ठीक है। मतलब जब भी रिपोर्ट्स की बात आती है, रिपोर्ट अच्छे बनते हैं बट इनका इंप्लीमेंटेशन जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से होता है कि हमारे देश में नहीं होता है। तो लिटरली क्या है, वो रिपोर्ट कचरे के डब्बे में डाले जाते हैं। ये फिर कस्तूरी रंजन ने भी जो रिपोर्ट बनाया था, मतलब इसने तो एरिया आधे तक ला लिया, तब भी ये रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो चौथा जो न्यूज है दैट इज दिल्ली टू डिक्लेयर रेबीज एज अ नोटिफाइबल डिसीज। व्हाट डज दिस मीन एंड व्हाई इट मैटर्स। रेबीज के बारे में लास्ट करंट अफेयर के लेक्चर में हम लोगों ने पूरा डिटेल में देखा था, बट ये चीज ध्यान में रखो कि रेबीज इज अ डेंजरस डिसीज, ठीक है। मतलब इसमें डेथ हो सकती है, हाँ डेथ हो सकती है बट इट इज कंप्लीटली प्रिवेंटेबल, ठीक है। डेथ हो सकती है बट कंप्लीटली उसको बचाया जा सकता है। 100% इंसान को इससे ये रेबीज से बचाया जा सकता है। रेबीज किसके कारण होता है, बेसिकली जो एनिमल्स वगैरह रहते हैं उनका सलाइवा काटने के कारण वगैरह फैलता है। अब रेबीज कब खतरनाक होता है, अगर आपको कुत्ते ने काटा और कुत्ते ने काटने के बाद अगर आपने इमीडिएटली वैक्सीन नहीं लिया या फिर इंजेक्शंस नहीं लिए तो क्या हो सकता है, आपको कुछ महीनों में सिम्टम्स डेवलप होते हैं। और अगर आपके बॉडी पे इसके सिम्टम्स आ गए, ठीक है, तो उसके बाद 100% आपका डेथ तय है। मतलब क्या है, जैसे कि आपको अगर कोई सलाइवा कांटेक्ट में आते हो या फिर आपको काटा जाता है तो इमीडिएटली आपका काम क्या है, सरकारी अस्पताल में जाना और वैक्सीन ले लेना। क्लियर टू एवरीवन। बट अगर सिम्टम्स दिख गए तो मॉर्टेलिटी तय है, डेथ तय है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ रहा है। सो दैट्स व्हाई अभी ये रेबीज के केसेस इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि दुनिया में जितने रेबीज के केसेस आते हैं उसमें से 1/3 केसेस तो इंडिया से आ रहे हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा डेथ के मामले में भी इंडिया आगे। तो इसलिए अभी दिल्ली के सरकार ने क्या किया, इसको कौन सा डिसीज घोषित किया है, नोटिफाइबल डिसीज। तो ये सारे नोटिफाइबल डिसीज का मतलब क्या होता है तो थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। अब व्हाई इन द न्यूज, तो इन अ सिग्निफिकेंट स्टेप to strengthen disease surveillance and ensure timely reporting and treatment, the Delhi government is set to declare human rabies a notifiable disease under the epidemic। अब इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि सर नोटिफाइबल डिसीज क्या होता है और दूसरा ये एपिडेमिक डिसीज एक्ट क्या है, ठीक है। अब देखो दिल्ली सरकार ने क्या कारण दिया है कि टू स्ट्रेंथन डिसीज सर्विलेंस, मतलब ये डिसीज समाज में कितने लेवल तक पहुंचा है, कितने लोगों को रेबीज हुआ है ये पता चले और उनका क्या हो, प्रॉपरली रिपोर्टिंग किया जाए, सरकार को नंबर पता चले और उन लोगों पे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार ने इसको क्या घोषित किया है, नोटिफाइबल डिसीज घोषित किया है, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि व्हाट इज अ नोटिफाइबल डिसीज। यहाँ पे देखो, अ नोटिफाइबल डिसीज इन इंडिया इज एनी डिसीज ऑफन इन्फेक्शियस लाइक डेंगू। मतलब प्रोमिनेंट इसमें कौन से डिसीज आते हैं, इन्फेक्शियस डिसीज। अब जैसा हार्ट अटैक है वो नहीं आएगा क्योंकि वो इन्फेक्शियस नहीं है, बीपी इन्फेक्शियस नहीं है, वो नहीं आएंगे। बट कौन से डिसीज आता है, इन्फेक्शियस डिसीज लाइक डेंगू,
TB, COVID-19, that healthcare providers are legally required to report to public health authorities for monitoring, outbreak prevention and, ठीक है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अगर ये डिसीज हो सकता है तो ऐसे डिसीज ज्यादातर कौन से डिसीज घोषित किए जाते हैं, नोटिफाइबल डिसीज, जैसा कोविड-19। तो कोविड-19 को नोटिफाइबल डिसीज घोषित किया था। इसका मतलब क्या कि जो भी हेल्थ पर्संस थे उनको वो डिसीज पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज को बताना आवश्यक था, मॉनिटरिंग करना आवश्यक था, आउटब्रेक प्रिवेंशन की उसका और फैलाव ना हो उसके लिए कार्रवाई करना आवश्यक था, एंड कंट्रोल के लिए तैयारी करना। मतलब अभी रेबीज को नोटिफाइबल डिसीज दिल्ली सरकार ने घोषित किया। इसका मतलब क्या कि दिल्ली सरकार के जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं उनको सरकार को बताना पड़ेगा कि कितने केसेस आए हैं, क्या उपचार चल रहा है, कैसे उसको कंट्रोल करने की स्ट्रेटेजीज क्या है। दूसरा, यूजुअली इन्फेक्शंस दैट आर लाइकली टू कॉज एन आउटब्रेक लीड टू डेथ्स एंड दोज दैट नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड क्विकली टू टेक एप्रोप्रिएट पब्लिक हेल्थ मेजर्स आर डिक्लेयर्ड एज, मतलब जो कम समय में डिसीज ज्यादा फैलता है ऐसे डिसीज को ज्यादातर क्या काय में घोषित किया जाता है, नोटिफाइबल डिसीज घोषित किया जाता है और उस पर कार्रवाई की जाती है। While the list of notifiable disease differ from state to state, अलग अलग राज्यों के डिसीज अलग अलग हो सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग आउट द, मतलब वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी रहती है कि कौन से डिसीज को नोटिफाइबल डिसीज घोषित करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद एपिडेमिक डिसीज एक्ट क्या है वो शॉर्ट में देखो। अब ये एक्ट कभी कब का है बेटा, 1897, मतलब ब्रिटिश के इरा का है। अब ये एक्ट कब लाया गया था, तो आपको पता होगा कि इंडिया में ब्यूबोनिक प्लेग हुआ था। ठीक है, द colonial government introduced this act to tackle the epidemic of bubonic plague that had spread in the erstwhile Bombay Presidency in 18. Using powers conferred by the act, colonial authorities would search suspected plague cases in homes and among the passengers with forcible segregation, evacuation and demolition of infected places. तो मतलब क्या कि उस टाइम पे प्लेग बहुत फैल गया था। कहाँ पे फैल गया था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। तो यहाँ पे फिर उस प्लेग को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश अथॉरिटीज ने ये कानून पास किया था, और इस कानून के अंतर्गत ब्रिटिश जो व्यवस्था थी उसको क्या अधिकार दिए गए थे कि कहाँ पे भी जाके सर्च कर सकते थे, लोगों को सेग्रीगेट कर सकते थे, लोगों को क्या कर सकते थे, लोगों को अलग कर सकते थे कि भाई जिसको हुआ है उसको अलग, और जो प्लेसेस में प्लेग के केसेस मिलते थे वो प्लेसेस को भी डिस्ट्रॉय करने का अधिकार ब्रिटिश अथॉरिटी ने किसको दिया था, ऑफिसर्स को दिया था। इस कानून के अंतर्गत, एपिडेमिक डिसीज एक्ट के अंतर्गत दिया था। The act, which consists of 4 sections, aims to provide for the better prevention of the spread of dangerous epidemic। तब जो भी डेंजरस डिसीज होते हैं जो कम समय में बहुत ज्यादा लेवल पे फैल सकते हैं, ऐसे डिसीज को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाया गया था जो आज भी लागू है। क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद ट्राई टू सॉल्व दिस केस, सॉल्व दिस क्वेश्चन। With reference to notifiable disease in India, consider the following statement। ठीक है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ऑनलाइन, यू कैन आंसर इन द चैट सेक्शन। ठीक है, क्या है आंसर? द आंसर इज सी। फर्स्ट, नोटिफाइबल डिसीजेस आर दोस which healthcare providers are legally required to report to public health authorities। अभी बताया, the primary objective of notifying such disease is outbreak prevention and, ठीक है, मतलब वो डिसीज ना फैले, आउटब्रेक प्रिवेंशन और कंट्रोल में रहे, इसके लिए ये नोटिफाइबल डिसीज को घोषित किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट उदाहरण है दिल्ली का। अगेन दिल्ली में एक केस हुआ था, दिल्ली में यूपीएससी एस्पायरेंट का मर्डर किया गया था। उसके पार्टनर ने और एक्स बॉयफ्रेंड ने मिलके उसको स्ट्रैंगल किया था। ठीक है, अब दिस इज द एग्जांपल ऑफ लव इज क्रूएल। ठीक है, अब जनरली ऐसे केसेस बहुत होते हैं। अब क्या सर हमको ये भी पढ़ाना पड़ेगा क्या? नहीं, ये ऐसे मर्डर होते हैं ये भी ध्यान में रखना है क्या? तो नहीं, हमको क्या देखना है कि दिल्ली पुलिस ने ये जो इन्वेस्टिगेशन किया है इस केस में, द टेक्निक विच द यूज, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो टेक्निक का जो नाम है ना उसको कहा जाता है गेट एनालिसिस। So for the first time, Delhi police has used gate analysis to crack a case where UPSC aspirant was murdered। तो ये गेट एनालिसिस क्या है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा जानकारी लो, क्योंकि कैसा है ना, अब आपको डिटेल में तो नहीं पूछेंगे कि बताओ भाई गेट एनालिसिस क्या होता है, हाँ, बट आपको पता रहना चाहिए कि गेट एनालिसिस क्या होता है करके। तो शॉर्ट में देखते हैं गेट एनालिसिस क्या है। सो गेट एनालिसिस इज अ असेसमेंट ऑफ द वे द बॉडी मूव्स, मतलब हमारी बॉडी कैसे चलती है, कैसे मूव होती है, हमारे जॉइंट्स कैसे मूव होते हैं, ये सारा जो एनालिसिस होता है ना, ये जिस मेथड से करवाया जाता है उसका नाम है
Gait analysis. So gait analysis is assessment of the way the body moves, usually by walking or running from one place to another. ठीक है. The purpose of gait analysis is to detect any abnormalities in locomotion. मतलब चलते वक्त वगैरह अगर कुछ abnormalities है तो पेशेंट्स में जनरली ये गेट एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है. तो इस माध्यम से वो पता चलता है डॉक्टर को कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कौन से जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, इसका बराबर कौन से मसल में प्रॉब्लम है, ये सब ये गेट एनालिसिस के द्वारा डॉक्टर को पता चल सकता है. एंड इंडिविजुअल्स गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है, इन्वॉल्विंग यूज ऑफ बॉडीज विजुअल, सोमैटोसेंसरी एंड वेस्टिबुलर सिस्टम्स. तो ये तीनों का भी इन्वॉल्वमेंट हमारी बॉडी के मूवमेंट में रहता है, उसके आधार पर हमारी बॉडी काम करती है. तो कहाँ पे भी अगर थोड़ा दिक्कत या फिर एब्नॉर्मलिटीज दिखी तो डॉक्टर क्या कर सकता है, नोट कर सकता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है. ठीक है. Problems within any of these system as well as problems in the joints involved can lead to postural and gait abnormality. ठीक है. Gait abnormalities involve unusual walking pattern that may be caused by disease or injury. Such irregularities can lead to pain in the hips, back, neck, feet, knees or ankles. Gait analysis, also known as the walking or motion analysis, is a comprehensive evaluation of the way an individual stands and walks. गेट एनालिसिस का डेफिनेशन ये ध्यान में रखना, क्या है ये, इसको दूसरा नाम क्या है, वॉकिंग और मोशन एनालिसिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन ऑफ द वे एन इंडिविजुअल स्टैंड्स एंड वॉक्स. ठीक है. अब इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है. द एनालिसिस कैन हेल्प टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ मसल, नर्व और स्केलेटल प्रॉब्लम. मतलब कौन सी मसल डैमेज है, कुछ है, तो ये इससे पता चलता है. डिस्कवर द सोर्स ऑफ पेशेंट्स पेन व्हाइल स्टैंडिंग और वॉकिंग. बहुत बार होता है कि हमको पता नहीं रहता है कि कहाँ से आ रहा है, तो वहां पे डॉक्टर गेट एनालिसिस का इस्तेमाल करता है. हेल्प टू डायग्नोज बोन डिफॉर्मिटीज और स्केलेटल मिसअलाइनमेंट. बहुत बार रहता है कि हाथ टेढ़ा रहता है, इधर से कुछ रहा है, तो उसमें भी गेट एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है. असिस्ट इन डिस्कवरिंग मसल और नर्व dysfunction, check the progress of disease like arthritis or muscular dystrophy, and to assess criminal investigation by identifying unique deviations. ये सब. तो अभी ये जो गेट एनालिसिस है इसका इस्तेमाल फॉरेंसिक्स में होता है. ये जो यूपीएससी का जो केस था, मर्डर केस था एस्पिरेंट का, उसमें इसका इस्तेमाल पहली बार दिल्ली पुलिस ने किया, इसलिए चर्चा में आया. तो इसलिए इतना जानकारी ध्यान में रखना. इसको क्या बोला जाता है गेट एनालिसिस को, वॉकिंग एंड मोशन एनालिसिस इसको कहा जाता है, जिसके जरिए वे एंड इंडिविजुअल स्टैंड एंड वॉक देखा जाता है और उसके आधार पर बताया जाता है कि भाई ये डिफॉर्मिटीज इश्यूज कहाँ पे करके, और ये इसका इस्तेमाल जनरली आपके हेल्थ इश्यूज में डिटेक्ट करने के इस्तेमाल किया जाता है, और इसके साथ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में भी इस एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज अगेन ट्रम्प के बारे में. देखो तीसरा न्यूज ट्रम्प का, तीसरा नहीं, हाँ, ईरान के भी ऊपर ट्रम्प है, क्योंकि ट्रम्प ने धमकी दी है, अगर प्रोटेस्टर्स पर आपने अत्याचार नहीं रोके तो हम लोग क्या करेंगे, अटैक कर देंगे. ठीक है. तो ट्रम्प पुल्स यूएस आउट ऑफ 66 ग्लोबल बॉडीज, ओपनिंग डोर फॉर चाइना. क्योंकि ट्रम्प अगर पीछे हट रहा है तो आगे कौन बढ़ेगा ट्रम्प की पोजीशन रिप्लेस करने के लिए, तो चाइना. बिकॉज चाइना इज अ डोमिनेंट प्लेयर विच इज डायरेक्टली चैलेंजिंग द अमेरिकन डोमिनेंस. अब इशू क्या है ना, ये जो 66 ग्लोबल बॉडीज है, इसमें से ज्यादातर ग्लोबल बॉडीज किसने बनाई है, अमेरिका ने. ये 66 जो ग्लोबल बॉडीज है, इसमें से ज्यादातर ग्लोबल बॉडीज बनाने में किसका लायन शेयर है, अमेरिका का. और ये ट्रम्प क्या कर रहा है, जो अमेरिका ने बनाई हुई व्यवस्था है उसको ही हटाने की या फिर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है. इज इट क्लियर टू एवरीवन. तो इसीलिए बोला जा रहा है, एक शब्द बहुत कॉमन है इंटरनेशनल एरिया में जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर. क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर. और ये इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर किसने बनाया था, अमेरिका ने बनाया था. बट अभी उसको डिस्ट्रॉय कौन कर रहा है, अमेरिका डिस्ट्रॉय. ठीक है. और अमेरिका का कौन, नया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प. तो 66 ग्लोबल बॉडी से हटा दिया. देखो अभी आपको लगेगा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, 66 ग्लोबल बॉडी से है, अमेरिका जिसमें शामिल था, अमेरिका भी बाहर निकल चुका है. बेटा इसका सिर्फ रिलेवेंस ये नहीं कि बाहर निकल चुका है, अमेरिका का रिलेवेंस ये है कि अमेरिका इज द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका की है, सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका की है. इसका मतलब क्या, सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है, के पास है. तो ये जो 66 ग्लोबल बॉडीज थे, इनको सबसे ज्यादा फंडिंग कौन करता था, इनमें से कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसे थे कि दोज वर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन फंडिंग. तो अभी अमेरिका ही निकल गया तो अमेरिका पैसा देगा क्या, अगर अमेरिका उन ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा नहीं देगा
मतलब उन ऑर्गेनाइजेशंस के जो पहले काम चल रहे थे वो सब काम अभी क्या होंगे, एक तो रोक दिए जाएंगे या फिर कम होंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और मेजर काम जो इनके चल रहे थे वो चल रहे थे डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप देशों में। डेवलपिंग कंट्रीज मतलब जैसा इंडिया, ब्राजील, इन देशों में, या फिर अफ्रीकन देश जो बहुत गरीब है उन देशों में इन संस्थाओं के काम चल रहे थे। अभी पैसा नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो सब काम रुक जाएंगे। तो शायद से हो सकता है कि उसका की जगह कौन आ जाए, चाइना आ जाए। बट चाइना के पास क्या उतना पैसा है कि हाँ पैसा है, दे भी सकता है, बट इशू है कि अमेरिका जिस लेवल से फंडिंग करता था उस लेवल से फंडिंग चाइना के पास। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और इसमें वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाज एक इंडिया ने शुरुआत की हुई थी, उसका नाम था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंडिया ने लीडरशिप की थी, उसका हेड ऑफिस इंडिया में लोकेटेड है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो इंडिया और फ्रांस ने ज्वाइंटली 2015 में अनाउंस किया था। उससे भी अभी इसने क्या किया है, बैकआउट किया, वॉकआउट कर लिया। ठीक है, तो साइनिंग अ मेमोरेंडम टाइटल्ड विथड्रॉइंग द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज दैट आर कॉन्ट्ररी टू द इंटरेस्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। मतलब जो अमेरिका के हित में नहीं है, ऐसे हम लोग एग्रीमेंट से हम लोग क्या हट रहे, पीछे हट रहे, ऐसा ऑर्डर अमेरिका के राष्ट्रपति ने साइन किया। Donald Trump directed all executive department and agencies to take immediate step to put into effect the US withdrawal from 66 international organization। अब इसमें कौन से महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ा देखो। तो some of the most prominent organization in the list are IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change। क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण संस्था है कि जिसको अमेरिका फंडिंग करते आ रहा था, बट अभी अमेरिका पीछे हट गया। मतलब क्या, अभी अमेरिका पैसा नहीं देगा। ठीक है, तो आईपीसीसी ये एक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अमेरिका ने ऑलरेडी जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बना तब से ये पेरिस क्लाइमेट डील जो था इससे इसने विड्रॉ कर दिया। ठीक है, कारण ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि क्लाइमेट चेंज वगैरह कुछ नहीं है, मजाक है, ये टाइम पास है, क्लाइमेट चेंज वगैरह कुछ होता नहीं करके, तो उसका यकीन ही नहीं है बोलते। ठीक है, और ये कुछ बनी बनाई बातें बोलते जो 10 बार लाई जा रही है। ऐसा किसका कहना है? डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। मतलब लिटरली क्लाइमेट चेंज हो रहा है, साइंटिस्ट बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, बट वो मानने के लिए तैयार है नहीं। एंड द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है पर्यावरण के डोमेन में काम करने वाली, वो भी इसको भी क्या बोल रहे हैं, फंडिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑल्सो ऑन द लिस्ट इज द इंटरनेशनल सोलर अलायंस विच इज हेडक्वार्टर्ड इन इंडिया। गुड़गांव जो है, गुरुग्राम में उसका हेड ऑफिस लोकेटेड है। और ये किसने ज्वाइंटली लॉन्च किया है? इंडिया और फ्रांस ने। ठीक है, 2015 में जब पेरिस क्लाइमेट डील था उसके ही कंटेक्स्ट में इसको, के ही वेन्यू पे इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ISA वाज कंसेप्चुअलाइज्ड ऑन द साइडलाइंस ऑफ COP21, इसको पेरिस क्लाइमेट डील बोलते हैं, इन पेरिस इन 2015 when the landmark Paris agreement was signed to reduce global greenhouse gas emission and limit the rise in average global। दुनिया का टेम्परेचर कम करने के लिए एग्रीमेंट वहां पे साइन किया गया था। वहीं पे इंडिया ने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस किया? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। Primarily, the ISA was envisaged as a sorry. Primarily, ISA was envisaged as a facilitator in the adoption and growth of solar power. A 2020 amendment led to all UN member states becoming eligible to join the, मतलब अभी जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर है, they can also become a member of इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, के बाद आखिरी का जो न्यूज है दैट इज मनरो डॉक्ट्रिन। ठीक है, मनरो और डोनरो डॉक्ट्रिन। अभी डोनाल्ड ट्रंप के नाम से एक नवीन डॉक्ट्रिन आ रहा है, नया डॉक्ट्रिन आ चुका है जिसको डोनरो डॉक्ट्रिन कहा जाता है। अब ये मनरो डॉक्ट्रिन क्या है? नाम सुना है अभी आपने? जब से अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक किया है तब से ये मनरो डॉक्ट्रिन की चर्चा भी होने लगी है कि भाई ये मनरो डॉक्ट्रिन था क्या। ठीक है, तो शॉर्ट में देखते हैं। तो इट वाज आर्टिकुलेटेड बाय, मतलब किसने बनाया था? तो अमेरिका के 5वें राष्ट्रपति। ठीक है, दिस वाज आर्टिकुलेटेड बाय 5th US प्रेसिडेंट जेम्स मनरो इन 1823। कब अनाउंस किया था? 1823 में अनाउंस किया था। क्यों अनाउंस किया गया था? टू वार्ड ऑफ, वार्ड ऑफ मतलब दूर रखने के लिए। किसको दूर रखने के लिए? यूरोपियन पावर्स फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द अफेयर्स ऑफ कंट्रीज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, किसको दूर रखने के लिए? यूरोपियन पावर को दूर रखने के लिए अमेरिका के 5वें राष्ट्रपति, क्या नाम था? जेम्स मनरो। इन्होंने एक डॉक्ट्रिन, मतलब एक खुद का बोल सकते हैं एजेंडा इन्होंने पब्लिश किया था जिसका नाम क्या रखा गया था? मनरो डॉक्ट्रिन। और इसके तहत इन्होंने यूरोपियन पावर्स जो थे इनको एक वार्निंग दी थी। क्या वार्निंग दी थी? फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द अफेयर्स ऑफ कंट्रीज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। मतलब जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो कंट्रीज आती है उसमें आप
क्या ना करो, दखल अंदाजी मत करो, ठीक है। अगर आप करोगे तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। फ्रॉम ठीक है, स्पेसिफिकली दोज लोकेटेड इन नॉर्थ एंड साउथ। देखो हेमिस्फीयर मतलब अर्थ है, अर्थ इज डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर, वन इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर, अनदर इज अ वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो प्रोमिनेंटली कौन आता है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका उसमें आते हैं। तो ये जो पहले देश थे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के, ये देश पहले क्या थे, कॉलोनीज हुआ करते थे। इसकी कॉलोनीज हुआ करते थे यूरोपियन पावर्स के, ठीक है, मतलब यूरोपियन पावर्स के यहाँ पे दबदबे थे। तो जब 1823 में जेम्स मनरो, मतलब जब ये देश आजाद हुए साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के, तो ये यूरोपियन लोग अपने देश में वापस चले गए। बट क्या होता था उस टाइम पे, फिर से ये लोग कोशिश कर सकते थे उस साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में खुद का दबदबा बनाने का और कॉलोनाइज करने का। तो तब जेम्स मनरो ने उनको वार्न किया कि देखो भाई, ये हमारा इलाका है, इस इलाके में आप फिर से अभी कोशिश नहीं करोगे इनको कॉलोनीज बनाने में, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये डॉक्ट्रिन जो था, उस डॉक्ट्रिन को कहा जाता है मनरो डॉक्ट्रिन। अब इसका जो इनडायरेक्ट मीनिंग होता है ना, उसको कहा जाता है फियर ऑफ इन्फ्लुएंस, फियर ऑफ इन्फ्लुएंस। बेसिकली ये मनरो डॉक्ट्रिन के तहत जो अमेरिका का पांचवा राष्ट्रपति है जेम्स मनरो, उसका टारगेट क्या था कि मेरा इलाका है ना, तो दबदबा किसका रहेगा, मेरा रहेगा। मतलब उसको ऑफिशियल भाषा में या फिर टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रखना। और उसने वार्न किया था कि अगर आप हमारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आओगे तो वी विल टेक अ एक्शन, सो बेटर कि डोंट कम इनटू आवर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब कौन से कॉन्टिनेंट, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में इंटरफेयर मत करो, जैसा है वैसा छोड़ दो, वो हमारे इलाके क्या करना है क्या नहीं करना है हम देखेंगे। हाँ, बट आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, बट उन देशों ने हमारी लीडरशिप एक्सेप्ट करना आवश्यक। क्लियर टू एवरीवन, मतलब जैसा भी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, सीधा इंटरफेयर कर दिया, अंदर में चले गया, राष्ट्रपति को पकड़ लिया, ला लिया। तो अभी वो क्या कर रहा है, अभी वो खुद कभी भी किसी भी देश के अंदर जा सकता है, किसी को भी उठा सकता है और पकड़ के ला सकता है, और कोई भी देश चला भी सकता है। मनरो डॉक्ट्रिन वैसा था क्या, नहीं। मनरो डॉक्ट्रिन का कहना था कि आप अपना देश में रहिए, अच्छे से रहिए, बट हमारे विरोध में कुछ मत कीजिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो इस डॉक्ट्रिन को कहा जाता है मनरो डॉक्ट्रिन, जो अमेरिका के पांचवें राष्ट्रपति जेम्स मनरो ने प्रोपेगेट किया था। एट द टाइम मेनी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैड जस्ट गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूरोपियन। लैटिन अमेरिकन मतलब जो साउथ अमेरिका में देश आते हैं उनको लैटिन अमेरिकन कंट्रीज कहा जाता है। द डॉक्ट्रिन वाज मीन टू प्रिवेंट यूरोप फ्रॉम रिक्लेमिंग इन्फ्लुएंस व्हाइल आल्सो असर्टिंग द यूनाइटेड स्टेट एज द डोमिनेंट पावर इन द, फिर से वापस ना ले करके मनरो ने ये डॉक्ट्रिन वहां पे अनाउंस किया था। अभी का जो डॉक्ट्रिन है वो किस पे बेस्ड है, डोनाल्ड ट्रंप। क्यों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सारे देशों को क्या कर रहा है, वार्न कर रहा है। जैसे आफ्टर वेनेजुएला, अलार्म बेल्स इन मेक्सिको, कोलंबिया, क्यूबा, क्योंकि इसने तीनों को भी धमकी दी है कि अभी तो मैंने वेनेजुएला का राष्ट्रपति पकड़ा है, कोलंबिया वाले को बोला कि तेरे को भी पकड़ूंगा, क्यूबा को बोला देख मेरी बात सुन तो फिर तेरे भी को भी पकड़ूंगा, मेक्सिको बोला तो उसको टारगेट पे रहता है। तो अब ये नया जो डॉक्ट्रिन लाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसको कहा जाता है डोनाल्ड ट्रंप के नाम से मनरो डॉक्ट्रिन। शायद से इसको अगर नोबेल प्राइज दिया रहता पीस का तो ये सब नहीं करता ही, बट नोबेल प्राइज न मिलने का गम तो अभी ये सब चीजें मजबूर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा डॉक्ट्रिन है, डोनरो डॉक्ट्रिन क्या है, इन द वेक ऑफ यूएस ऑपरेशन टू डिपोज वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मादुराओ, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज कॉइन्ड अ न्यू टर्म टू डिस्क्राइब हिज अप्रोच टू फॉरेन पॉलिसी एज, देखो कितना ईगर इंसान है ये, हाँ इसको खुद का प्रेज खुद ही करना है। ये साइंटिस्ट ने नहीं बोला, कोई एक्सपर्ट ने नहीं बोला, इसको खुद ही इसने क्या किया, खुद के फॉरेन पॉलिसी को नाम दे दिया। भाई आज से इस पॉलिसी को क्या कहेंगे, डनरो डॉक्ट्रिन। इज इट क्लियर टू एवरीवन। द डनरो डॉक्ट्रिन ओज इट्स नेम टू टू पेरेंट्स। फर्स्ट द 19th सेंचुरी मनरो डॉक्ट्रिन, वो तो एक है, और दूसरा एंड द 20th फर्स्ट सेंचुरीज वर्ल्ड व्यू ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, की डोनाल्ड ट्रंप 21वीं सदी में दुनिया को कैसे देखता है, उसके आधार पे दोनों का मिक्सचर क्या है, मनरो डॉक्ट्रिन। The Monroe Doctrine, which comes with the assertion that Western Hemisphere constitute a special strategic space in which external powers have no legitimate role। जो मैंने बताया कि अमेरिका का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होना चाहिए, उसमें बाहरी देशों ने दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, ये है मनरो डॉक्ट्रिन। बट मनरो डॉक्ट्रिन क्या बोलता है, डोनाल्ड ट्रम्प्स डॉक्ट्रिन comes with a unapologetic primacy। किसी भी देश को कुछ भी बोलना, किसी भी राष्ट्रपति को कुछ भी बोल देना। अब राष्ट्रपति ऐसा बोलता है क्या,
कभी सुना आपने मोदी जी ने किसी देश के राष्ट्रपति को कुछ गाली गलौज किया? कि कैसे भी मतलब कुछ भी हो, बट कितने भी अपने खराब संबंध हो, बट कुछ बोला है क्या? नहीं। बट डोनाल्ड ट्रम्प क्या करता है? खुलेआम सामने बैठा हुआ है तो उसको ही बोलता है, तुम कोट पहन के क्यों नहीं आए? जेलेंस्की, हाँ, उसका मतलब बेचारा छोटे देश का राष्ट्रपति होगा तो भाई आपके आपके ऑफिस में आया है, आपने ट्रीट अच्छा करना चाहिए। आपने बाकी का छोड़ के आप वहीं पे अटके हुए कि भाई आप प्रेसिडेंट से मिलना है, कोट क्यों पहन दिया? मेरा राइट है कि मैं कैसे भी ऑप्शन, एंड योर कंट्री इज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है, आपकी डेमोक्रेसी है तो मेरे को भी अधिकार है, आप कोई हुकुमशाह थोड़ी है। पैसा रहता तो पहले बताना चाहिए था आपने, ठीक है। तो अनअपोलोजेटिक प्राइवेसी, कुछ ये करता है क्या ऐसा कि नहीं सॉरी यार, कभी तो सॉरी उसके मुंह से सुना नहीं है। दूसरा, रेडीनेस टू यूज फोर्स, ऑलवेज रेडी, धमकी देता है इधर उधर। रशिया को धमकी दी पहले, फिर वेनेजुएला में तो सीधा फोर्स इस्तेमाल ही करके दिखाया। क्यूबा को भी अभी धमकी दी है, कोलंबिया को भी धमकी दी है। हाँ, बोल क्लेम करता है कि इंडिया और पाकिस्तान वॉर में मैंने इंडिया को भी धमकी दी करके कि भाई अगर वॉर नहीं रोका तो देखो टैरिफ लगा दूंगा, ठीक है। उसके बाद एंड द बिलीव दैट द यूनाइटेड स्टेट्स मे नॉट ओनली इंटरवेन बट आल्सो सुपरवाइज पॉलिटिकल, कि हम लोग सिर्फ इंटरफेयर नहीं करेंगे, इंटरफेयर करने के बाद कौन बैठता है वहां पे ये भी देखेंगे। जैसे वेनेजुएला का, वेनेजुएला में इंटरफेयर करके उसका राष्ट्रपति तो किडनैप करके ले लिया, अभी क्या क्लेम कर रहा है कि वेनेजुएला को मैं ही चलाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो उसने अभी कल का ही न्यूज है जैसे उसने अनऑफिशियल प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला करके खुद को टैग दे दिया, बोलते कि भाई मैं ही चला रहा हूँ करके, तो मैं ही अभी क्या हूँ, वेनेजुएला का पॉलिटिकल रूलर हूँ। मतलब ये ऐसा करना। दिस फ्यूजन प्रोड्यूसेस द न्यू डॉक्ट्रिन दैट इज Monroe Doctrine, an explicit claim not just to influence but to guardianship. अभी तक इन्फ्लुएंस का क्लेम किसका था? मनरो डॉक्ट्रिन का था। मतलब मनरो डॉक्ट्रिन के अंतर्गत सिर्फ इन्फ्लुएंस, बट डनरो डॉक्ट्रिन के अंतर्गत इन्फ्लुएंस प्लस गार्डियनशिप, मैं ही, मेरी बच्चे है तो मैं ही देखूंगा। किसी बच्चे ने शरारत की, उसको थप्पड़ मार के उसको बैठाऊंगा और मैं उसको चलाऊंगा, ऐसा ये क्लेम। So this new kind of a doctrine is shaping a international arena which is based on the belief system or the external foreign policy affairs, external foreign policy view of Donald Trump. Is it clear to everyone? So this is all. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो हमने देख लिए। एक बार घर पे जाना, जो मैप बेस मैंने बताया ग्रीनलैंड का, ईरान का, ये थोड़ा और क्रिटिकली ऑब्जर्व करना, बिकॉज देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आने वाले समय में यूपीएससी इस पे सवाल पूछ सकती है, फिर स्टेट सर्विसेज में भी सवाल इजीली इस पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर डाउट नहीं होगा तो विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन में किसी को डाउट है? नहीं है तो विल स्टॉप हियर गाइस। थैंक यू वेरी मच।